आप सभी का इस सिमर लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे तो ये गूगल मीट का ऐप है, पर ये क्लास आपको कल या कल मॉर्निंग में आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगी। मेरा जो सिमर लॉ क्लासेस का चैनल है उस पर भी आपको ये क्लास मिलेगी। आपको फायदा ये भी रहेगा कि आप एक बार फिर से इसका रिवीजन कर सकते हैं। एक बार तो क्या, 2 बार 3 बार जितना भी करना है कर सकते हैं आप। तो वहां भी आप इसको जा सकते हैं। और किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, बस प्लीज इतना सा काम और कर देना आप। ठीक है, अब शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का। जो क्वेश्चन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है, जो पर्सन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है या यूं कहें आपके एग्जाम में आएगा, वो क्वेश्चन अपन करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा, तो देखिए लास्ट ईयर जो आया था क्वेश्चन इसका, मैं आपको उसी तरीके से कराऊंगा जिस तरीके से एग्जामिनर चाहता है कि भाई इनको पेपर कैसे देना है, वही चीज मैं आपको करवाऊंगा। तो लास्ट ईयर संविधान की जो प्रकृति है वो पूछ ली गई है। संविधान की प्रकृति आपके आ गई है कि संविधान संघात्मक है या एकात्मक है, ये चीजें एग्जाम में पूछ ली गई है। इसलिए इन पर अब ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अपने को क्या देखना है, अपने को संविधान की विशेषताओं पर ज्यादा फोकस रखना है। संविधान की विशेषताएं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। इसके अलावा प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल का महत्व क्या है ये आपको देखना है। इसके अलावा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। जो मैं जितना बताऊं, अगर कोशिश करना उसको नोट कर सकते हो तो नोट कर लेना, अदरवाइज उसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लास फिर भी आपको मिलेगी यूट्यूब चैनल पर, बस इत्मीनान से सुनना। सीरीज आपके पास है तो सीरीज खोल लेना, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि मैं नोट्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन करवाऊं। अब तो ये मान लो कि जो सीरीज आपकी है ना, वो सीरीज आप अब एक बार आप पढ़ लें और एक बार खुद उसका रिवीजन कर लें। अगर इतना सा हो जाएगा तो आपकी नैया पार है, कोई दिक्कत आपको एग्जाम में आएगी नहीं। सबसे पहले संविधान की जो प्रस्तावना है, अब प्रस्तावना यहाँ आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, प्रस्तावना केवल आपको सुनाई जाएगी, वो भी थोड़ी सी सुनाई जाएगी। प्रस्तावना क्या है, हम पढ़ते आए हैं, हम भारत के लोग, ये पढ़ते आए हैं ना, हम भारत के लोग, ये हमारी संविधान की क्या है, प्रस्तावना है। हम भारत के लोग यहाँ से स्टार्ट होती है और लास्ट तक, लास्ट में आता है हम इसे क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित तक ये लास्ट में जो आती है, आत्मार्पित करते हैं, ये इसकी प्रस्तावना है। अब ये जो प्रस्तावना है इसको क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी। जैसे ताले की चाबी होती है ना, और चाबी लगाते ही ताला खुल जाता है, ऐसे ही ये संविधान की कुंजी है। यानी ये जो चाबी लगाएंगे प्रस्तावना वाली तो संविधान खुल जाएगा। अगर कोई भी चीज हमारे समझ में नहीं आती, कोई भी कानून कोई इसके विपरीत है, इसके अनुकूल है या नहीं है, इससे इससे असंबद्धता रखता है, तो हमें क्या लगानी पड़ती है, संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करना पड़ता है कि संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है। जो प्रस्तावना कह रही है उसी अकॉर्डिंग कानून होना चाहिए, इससे असंगत नहीं हो सकता। इससे क्या नहीं हो सकता, इररिलेवेंट कोई भी कानून नहीं हो सकता। इसका जो उद्देश्य है, संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही कानून होंगे, इसके अगेंस्ट में कोई भी कानून नहीं होगा। अगर कल को कोई कानून ऐसा बन जाता है जो इसके अगेंस्ट में है, तो वो कहता है कि मैं सही हूं, फिर संविधान की प्रस्तावना देखी जाती है कि क्या ये संविधान की प्रस्तावना के अनुकूल है या नहीं। नहीं तो वो रद्द किया जा सकता है, उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान की कुंजी है। इसे संविधान का आदर्श भी कहा जाता है। इस प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान का आदर्श भी कहा जाता है। इसे संविधान के लक्ष्य भी कहते हैं। ये संविधान की आत्मा भी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, संविधान की आत्मा भी कहलाती है। इसमें कुछ दर्शन, कुछ लक्ष्य दिए गए हैं जिसको क्या करना है, भारत की जनता को प्राप्त करना है। यानी इसमें बता दिया गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी प्रस्तावना आप ढंग से पढ़ लेना। जो संविधान की विशेषताओं वाला क्वेश्चन है वो इसी प्रस्तावना में से निकल के आएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी संविधान की प्रस्तावना है, जिसमें बताया गया है कि हम भारत के लोग क्या करेंगे, हम भारत की जनता को क्या देंगे, हमारे क्या लक्ष्य होंगे, हमारे क्या आदर्श होंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें किन आदर्श लक्ष्यों को प्राप्त करना है, ये सारी बातें इस प्रस्तावना में बताई गई है। तो ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना से प्रभावित है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान की जो प्रस्तावना है उससे प्रभावित है। हम अक्सर ये कहते हैं कि ये संविधान कॉपी पेस्ट है, दूसरे संविधानों से लेकर के यहाँ कॉपी कर दिया गया है। ऐसा नहीं है। हमने जो जो चीजें यहाँ अडॉप्ट की है, हमारे संविधान निर्माताओं ने, उन्होंने क्या किया, उनको जो चीजें पूरे विश्व के लगभग 150 से ज्यादा संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया, तब जाके उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया। अब जहां जहां जो उन्हें अच्छा लगा उसको मॉडिफाई करते हुए हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार उसको क्या किया, हमारे सामने ये तैयार किया गया, संविधान का निर्माण किया गया। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा बाद में जोड़े गए हैं। मूल संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता ये शब्द नहीं थे। जब 42 जो संविधान में अमेंडमेंट होता है उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। ये संविधान का निर्माण जनता ने किया है और जनता के लिए किया गया है। अंतिम शक्ति भारतीय संविधान की किस में निहित है? जनता में निहित है। ठीक है, ये तो कुछ बातें थी प्रस्तावना को लेके। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ये बात भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं। कैसे है या नहीं, इसको मैं अभी आपके सामने बता रहा हूं कि संविधान में जो भाग है 22 भाग है संविधान में, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। और अनुसूची कितनी है? 12 है। अब कोई ये मत कहना कि सर इसमें तो 25 अनुच्छेद है, सर इसमें तो 444 आर्टिकल है, या जो अनुसूची है वो इतनी है। कुछ नहीं है, ये लास्ट एंड फाइनल आंकड़ा है, इतना ही देखना। अगर और कोई पढ़ रखा है तो उसको भूल जाना। संविधान में पार्ट है वो 22 है, आर्टिकल है वो 395 और जो शेड्यूल है वो है 12। ये अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी जो बढ़ करके क्या होगी, 12 अनुसूचियां हो गई है। अब देखिए ये संविधान का भाग है या नहीं, इसके पक्ष में तर्क दिया गया है। भाई संविधान में जो 395 अनुच्छेद है, हम आर्टिकल 1 से शुरू करते हैं। आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में प्रस्तावना के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 1 से लेके 395 में प्रस्तावना के बारे में कोई जिक्र नहीं है। प्रस्तावना इनसे पहले ही आ जाती है। प्रस्तावना अनुच्छेद 1 से पहले ही, जैसे ही हम बुक को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रस्तावना आती है। तो प्रस्तावना इस संविधान का भाग है या नहीं, इसके पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि संविधान की ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। तो भाग है तो यानी इसके पक्ष में तर्क कौन कौन तर्क दे रहा है? नेहरू जी दे रहे हैं। संविधान का प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसके पक्ष में नेहरू जी तर्क दे रहे हैं कि प्रस्तावना रखते समय कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग बने। ये बात नेहरू ने जब प्रस्तावना रखी थी 13 दिसंबर 1946 को, उसी समय कह दिया था कि ये जो प्रस्तावना वो संविधान का भाग बनना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि ये संविधान का भाग है। दूसरी बात, केशवानंद भारती के मामले में ये कहा गया था। केशवानंद भारती इंपॉर्टेंट केस, आपके महत्वपूर्ण केसों में से इसका नाम आता है। केशवानंद भारती के केस में भी ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसका मतलब प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। एस.आर. बोमई के केस में भी ये कहा गया था। एस.आर. बोमई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है और मौलिक ढांचे का भाग है, यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का
उसका ये भाग है। तो इसका मतलब नेहरू, केशवानंद भारती और एस.आर. बोम्मई की अगर बात करें तो इसका मतलब प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसके पीछे ये कारण देते हैं। नहीं है के पक्ष में तर्क देने वाले कौन कौन है? नहीं है के पक्ष में तर्क देने वाले चंद्रचूड़ न्यायाधीश हुए हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना की चर्चा न तो किसी आर्टिकल में की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के 1 से लेकर 395 में कहीं कोई आर्टिकल में चर्चा नहीं है। तो जब आर्टिकल में चर्चा नहीं है तो ये प्रस्तावना संविधान का भाग कैसे हुआ? ये बात नहीं है के पक्ष में ये अपना तर्क देता है। इसके साथ साथ जो बेरूबारी का केस हुआ है, बेरूबारी का मामला, बेरूबारी के वाद में 1960 का मामला है, 1960 का। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यानी बेरूबारी के मामले में यह कहा गया 1960 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो इसलिए प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग नहीं है। तो ये तो नहीं है के पक्ष में तर्क देते हैं चंद्रचूड़ और बेरूबारी का मामला, जबकि प्रस्तावना संविधान का भाग है इसके पक्ष में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। केशवानंद भारती के मामले सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। एस.आर. बोम्मई का जो मामला था इसमें भी 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। अब एक चीज एग्जाम में जो आपके प्रश्न के साथ पूछी जा सकती है कि संविधान की विशेषताएं बताओ, उसके साथ यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो संविधान की प्रस्तावना है इसका महत्व क्या है? संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है? तो हम संविधान के प्रस्तावना के महत्व की यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो संविधान की प्रस्तावना है इसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल, संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो प्रस्तावना संविधान के लक्ष्य व आदर्शों का दर्पण है। ये जो प्रस्तावना है ये क्या है? जैसे मैंने पहले कहा, प्रस्तावना संविधान के, यानी ये जो संविधान है हमारा, इस संविधान के क्या आदर्श हैं, क्या इसके लक्ष्य हैं, इन आदर्शों और लक्ष्यों का ये क्या है? दर्पण है। क्या है? दर्पण है। जैसे आईने में हम हमारी तस्वीर देख सकते हैं, वैसे ही इस संविधान में हम हमारे आदर्श क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है, ये इस प्रस्तावना में हमें नजर आते हैं। इसलिए प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना आईना है, हमारा आईना। यानी इसमें हमारे कौन से लक्ष्य हैं, कौन से आदर्श हैं जिनको हमें प्राप्त करना है, वो चीजें हमें प्रस्तावना से ही पता चलती है। या अगर ऐसी बात है प्रस्तावना से ही हमें सब कुछ पता चल रहा है, तो ये अपने आप में इसकी इंपॉर्टेंस हुई कि नहीं हुई, इसका महत्वपूर्ण रोल है, ये महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शासन का जो स्वरूप होगा वो किस प्रकार का होगा, ये बात हमें प्रस्तावना से चलती है। शासन का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, ये बात हमें कहां से पता लगती है? ये बात हमें प्रस्तावना से पता लगती है। इसके अलावा प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना को संविधान की आंख कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रस्तावना को संविधान की आंख कहा गया है। जैसे व्यक्ति अपनी आंखों से पूरी दुनिया देख सकता है, वैसे ही इस प्रस्तावना से क्या पूरा संविधान देखा जा सकता है। इसलिए प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान की आंख है। आंख कितनी महत्वपूर्ण है इस बात का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। जैसे शरीर के लिए आंख इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इस संविधान के लिए प्रस्तावना का भी महत्वपूर्ण स्थान है, प्रस्तावना का भी महत्व है। केशवानंद भारती का जो मामला था 1973 का, केशवानंद भारती के मामले में 1973 का जो मामला था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कहीं भी संविधान अस्पष्ट है, अगर कहीं भी संविधान अस्पष्ट है तो उसकी व्याख्या किसके आधार पर की जाएगी? उसकी व्याख्या प्रस्तावना के आधार पर की जाएगी। उसकी व्याख्या किसके आधार पर की जाएगी? प्रस्तावना के आधार पर की जाएगी। अगर कहीं संविधान अस्पष्ट है, अगर कहीं संविधान की भाषा समझ में नहीं आ रही है, अगर कहीं संविधान की भाषा से स्पष्ट नहीं हो रहा कि वो कहना क्या चाहता है, तो उसकी व्याख्या किससे की जाएगी? उसकी व्याख्या प्रस्तावना के आधार पर की जाएगी कि प्रस्तावना में ये चीज कही गई है, तो उसी अकॉर्डिंग उस जो संविधान की जो बात है उसकी व्याख्या की जाएगी। तो प्रस्तावना से हमें क्या लगता है? प्रस्तावना से हमें यह पता चलता है कि अंतिम शक्ति किस में निहित है? अंतिम शक्ति जनता में निहित है।
अंतिम शक्ति किस में निहित है? जनता में निहित है। यानी हम भारत के लोग, प्रस्तावना की शुरुआत यहीं से आती है। तो भारत इस ऐसे संविधान का जो सोर्स है वो कौन हुआ? हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता। और अंतिम शक्ति, इसको शक्ति कहाँ से मिलती है? वो शक्ति भी किस में आती है? जनता में आती है। हम संविधान को इस संविधान सभा में क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो कौन कर रहे हैं? हम, भारत की जनता ही तो कर रही है। तो भारत की जनता करिए तो अंतिम शक्ति किसके पास हुई? जनता के पास होगी। यानी जनता है तो पावरफुल, लेकिन जनता को अपनी शक्तियों का पता नहीं है, जनता भोली है, इसलिए इसका दुरुपयोग होता है। तो अंतिम शक्ति किस में निहित है? जनता में निहित है। प्रस्तावना से हमें यह भी पता चलता है कि अंतिम शक्ति किस में निहित है? जनता में निहित है। मौलिक ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो भी संविधान का महत्वपूर्ण भाग बताता है, जिसे हालांकि यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी क्या कहता है कि ये प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। ठीक है, यहां तक मैं समझता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए संविधान की विशेषताएं क्या है उन पर अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको इसकी प्रकृति के बारे में अगर पूछा जाता है तो हल्का फुल्का लिखना है कि ये संघात्मक है या एकात्मक है या संघात्मक, इसको लेके आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि पूछेगा नहीं, ये आएगा नहीं, केवल ये पूछा जा सकता है कि ये जो प्रस्तावना है इसका महत्व क्या है, संविधान का भाग है या नहीं, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए और संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो अब हम देखेंगे इस संविधान की विशेषताएं, यानी क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। पहला प्रश्न आपका अगर आएगा तो यही से बन के आएगा। मैं तो ये कहता हूं कि मुझे तो पूरा विश्वास है क्वेश्चन आना चाहिए, बाकी आप सबकी किस्मत और ऊपर वाले जो एग्जामिनर है उनकी मर्जी है कि वो क्या करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से आएगा। संविधान की प्रस्तावना की बात अगर करें तो संविधान जो बना था वो संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में क्या हुआ? बनकर के तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार होता है। संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा जाता है कि अगर हमारे यहाँ कोई पवित्र दस्तावेज है तो वो क्या है? वो भारत का संविधान है, बाकी और कोई कुछ भी नहीं है। पवित्र दस्तावेज इसे माना गया है। संविधान का जो निर्मात्री सभा थी उसने इसका गहन चिंतन और अध्ययन, विचार विमर्श के बाद इसे क्या किया? इसको लागू किया। कब किया? 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। वैसे तो ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो जाता है, लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब लागू होता है तब ये आंशिक रूप से लागू होता है। क्या होता है? आंशिक रूप से, यानी पार्टली लागू होता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। तो अगर ये कह दे कि संविधान कब लागू हुआ पूर्ण रूप से, तब तो 26 जनवरी, आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949। इस दिन कितने लागू हुए? संविधान के केवल 16 आर्टिकल थे जिनको लागू किया गया था। इस दिन पूरे संविधान के जितने भी शेष आर्टिकल जो बच गए वो सारे के सारे 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली क्या हो गया? संविधान भारत पर लागू कर दिया गया था। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है विशालतम संविधान। कैसी विशेषता? विशालतम संविधान, यानी संविधान है वो कैसा है? विशाल है, बड़ा है, सबसे विशाल है, सबसे विशाल, विशालतम संविधान। अगर किसी के पास हिंदी या अंग्रेजी रही है तो वो इस चीज को समझ सकता है कि यहाँ पर शब्द विशाल, एक तो होता है विशाल, बड़ा, और यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया वो विशालतम यूज किया गया। विशालतम यानी सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा, सबसे विशाल संविधान है। भारत का जो संविधान है वो सबसे विशाल संविधान है, यानी इससे बड़ा लिखित संविधान दुनिया में किसी भी देश का नहीं है जितना बड़ा भारत का संविधान है। ये लिखित संविधानों की बात हो रही है। लिखित अगर कोई संविधान है तो सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का संविधान है। क्यों है? क्योंकि इसमें 22 भाग है, क्योंकि इसमें 22 तो भाग हैं, 395 इसमें अनुच्छेद है और 12 इसमें क्या है? अनुसूचियां है। इतनी अनुसूचियां, इतने अनुच्छेद, इतने भाग दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं है। इस कारण इसे कहा जाता है कि ये सबसे विशालतम, यानी सबसे बड़ा, लिखित संविधानों में सबसे बड़ा संविधान है तो वो भारत का संविधान माना जाता है। इसमें
समय समय पर कुछ संशोधन होते रहे हैं और उसके अनुसार इसमें धीरे धीरे वृद्धि भी होती रहती है। कई कई संविधान तो ऐसे हैं जिनमें केवल 7 से लेके 10 आर्टिकल हैं, केवल 7, 8, 10 आर्टिकलों के जो संविधान है वो भी है। 3-3, 4-4 उसमें चैप्टर है, छोटे छोटे 1-1, 2-2 उसमें अनुसूचियां है। तो इतने जो आर्टिकल, इतने जो पार्ट, इतने जो शेड्यूल है वो किसी भी संविधान में नहीं होने के कारण ये कहा जाता है कि भारत का संविधान क्या है, सबसे विशालतम संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। दूसरी विशेषता की अपन बात करें, पहली विशेषता विशालतम संविधान की, दूसरी विशेषता सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। क्या? सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक। देखिए भारत की विशेषता क्या है, भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषता ये भी है कि ये क्या है, ये सर्वप्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। ये लिखा ना, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत क्या है? भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न है। कैसा? सर्वप्रभुत्व संपन्न। मतलब क्या है सर्वप्रभुत्व संपन्न का? क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में, भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या होगा? स्वतंत्र होगा, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत के किसी भी इंटरनल मामले में कोई भी राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेगा, भारत के एक्सटर्नल मामलों में कोई भी राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत अपने अंदर क्या नीतियां बनाता है, क्या कानून बनाता है, ये भारत जो चाहेगा वो बनाएगा, कोई भी राष्ट्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो भारत क्या हुआ? भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न हुआ। भारत किसी का गुलाम नहीं है, भारत किसी के अधीन नहीं है, भारत अपने आप में स्वतंत्र है। और कैसा स्वतंत्र? पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के कारण इसे सर्वप्रभुत्व संपन्न गणराज्य कहा जाता है। लोकतंत्रात्मक, भारत में जो शासन की व्यवस्था अपनाई गई है वो लोकतंत्रात्मक सिस्टम को अपनाया गया, यानी लोकतंत्र जो प्रणाली है उसको यहाँ अपनाया गया, संसदीय प्रणाली को यहाँ अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में कई जगह तो होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली, कई जगह तो क्या होती है? अध्यक्षात्मक, कई जगह होती है संसदात्मक। हमारे यहाँ जो प्रणाली है वो संसदात्मक प्रणाली है। यहाँ संसद है और संसद में चुने हुए जनप्रतिनिधि जाते हैं और वो क्या करते हैं? लोकतंत्र के रूप में जनता पर शासन करते हैं। यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दी, डेफिनेशन दी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। तो हमारे यहाँ क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। गणराज्य किसको कहेंगे हम? गणराज्य किसको कहेंगे? गणराज्य का मतलब है कि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है, यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। वो कैसे होगा? जनता के द्वारा चुना जाएगा, निर्वाचित होगा। ऐसे नहीं है कि राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, ऐसे यहाँ नहीं होगा। यहाँ तो हर बार क्या करेगी? जनता निर्वाचित करेगी कि ये हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष है। वो अलग बात है कि यहाँ जो प्रणाली जो अपनाई गई वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से इसका निर्वाचन किया जाता है। कई जगह इसका डायरेक्ट प्रणाली जो सिस्टम है, प्रत्यक्ष जो प्रणाली है उसके द्वारा होता है, जबकि हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होगा, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, वहां क्या होगा? जनता सीधे वोट देगी, सीधे राष्ट्र के अध्यक्ष को वोट देगी। हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। तो हम राष्ट्रपति को चुनती तो जनता ही है, लेकिन सीधे नहीं चुनती। पहले हम किसको चुनेंगे? एमएलए एमपी को चुनेंगे, और एमएलए एमपी हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए क्या चुनेगा? राष्ट्राध्यक्ष को चुनेगा। जैसे आप अभी राष्ट्रपति जो का चुनाव हुआ है उसमें यही तो हुआ है, एमएलए एमपी ने वोट दिए, वो वोट दिया तो वो किसका प्रतिनिधित्व करें? वो जनता का प्रतिनिधित्व करें। तो अंततः गणराज्य का मतलब यहाँ का जो राज्य अध्यक्ष होगा, राष्ट्राध्यक्ष होगा, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। वो किसी राजा का बेटा राजा नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि राष्ट्र का अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता। समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता, एक विशेषता इसकी ये भी है कि ये समाजवाद है, यहाँ पर समाजवाद है और धर्मनिरपेक्षता को यहाँ अपनाया गया है। समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता, यानी हमारा जो देश है इसकी जो व्यवस्था है
वो पूंजीवादी नहीं है। वो कैसी नहीं है? पूंजीवादी नहीं है। वो श्रमवादी, लेबर जो है, श्रमिकवादी नहीं है, मजदूर वाली। हमारी जो व्यवस्था वो कैसी है? समाजवादी है। हमारी व्यवस्था कैसी है? समाजवाद को अपनाया गया है। यहाँ वो नहीं है कि पूंजीवाद है, अमीर और अमीर बढ़ता जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहे, वो नहीं है। हालांकि यहाँ व्यवस्था तो समाजवाद अपनाई गई है। समाजवाद का मतलब है कि देश के जो संसाधन हैं, देश के जो सोर्सेज हैं, उन सब का वितरण समान रूप से किया जाएगा। यानी सभी में वितरण कैसा होगा? समान वितरण होगा। किसी एक के पास कोई, ऐसा नहीं है कि कोई एक उस संसाधनों का मालिक बन के बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ जो संसाधन होंगे वो तमाम जनता के सभी लोगों में समान रूप से उनका वितरण किया जाएगा, इसलिए यहाँ समाजवाद को अपनाया गया है। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता। हमारे यहाँ किसी भी एक धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित नहीं किया गया है। यानी हमारा अपना कोई धर्म नहीं है, हमारे राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है। कई राष्ट्र होते हैं, हिंदू राष्ट्र, कई राष्ट्र होते हैं मुस्लिम राष्ट्र, कई क्रिश्चियन होते हैं, कई पारसी, कई यहूदी, जो भी है वो होते हैं। पर हमारा यहाँ अपना राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है। यानी हमारे यहाँ सभी धर्मों का समान रूप से क्या किया जाता है? आदर किया जाता है। सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है, इसलिए सभी धर्मों को यहाँ समान माना गया है। यानी धर्म के साथ पक्षपात नहीं किया गया, निरपेक्ष है। हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, सभी धर्मों के लोग यहाँ समान है। तभी तो कहा गया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, हम सब भाई भाई। ये इसी बात को चरितार्थ करती है कि यहाँ धर्म, एक धर्म राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि राष्ट्र क्या करेगा? सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा, सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करेगा। तो धर्म निरपेक्षता को यहाँ अपनाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें संसदीय शासन पद्धति का प्रादुर्भाव, नेक्स्ट विशेषता है संसदीय शासन पद्धति का प्रादुर्भाव। यहाँ पर जो है शासन की व्यवस्था है वो कैसी है? संसदीय है, जो मैंने पहले आपको बता दी है। संसदीय शासन पद्धति का क्या हुआ? यहाँ पर प्रादुर्भाव यानी जन्म हुआ है संसदीय शासन पद्धति का प्रादुर्भाव। जो शासन की व्यवस्था वो कैसी है? संसदीय। यहाँ चुनाव होंगे, जनता चुनेगी, एमएलए और एमपी चुने जाएंगे और वो क्या करेंगे? जनता के कल्याण के लिए कानून बनाएंगे। ये अलग बात है कि वो जनता का कितना कल्याण करते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि वो जनता के कल्याण है, जनता के सेवक हैं। अब सेवक है या नहीं ये सब आप जानते हैं। तो एमएलए एमपी चुन करके जनता भेजेगी, इसलिए चुनती है कि हमारा ये प्रतिनिधित्व करे, हमारे कल्याण के लिए काम करे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लोक कल्याणकारी राज्य भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ जो चुनाव होंगे वो कौन सी व्यवस्था के तहत? संसदीय सिस्टम के तहत यहाँ पर जो शासन की प्रणाली वो संसदीय होगी। अध्यक्ष जो होगा वो राष्ट्रपति है, सर्वे सर्वा है। जैसे अमेरिका में अध्यक्ष वहां का राष्ट्रपति है, सर्वे सर्वा, उससे ऊपर कोई नहीं है। जबकि हमारे यहाँ जो वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री है सर्वे सर्वा, लेकिन अंतिम शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति अंततः क्या करेगा? उसको प्रमाणित करेगा, तभी कोई भी कानून वास्तव में कानून का रूप लेगा। तो यहाँ पर नाम मात्र का जो अध्यक्ष है उसको तो राष्ट्रपति को बनाए, दिखने में तो राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो शक्ति सारी किसके पास है? प्रधानमंत्री जी के पास है। नेक्स्ट विशेषता, यहाँ मूल अधिकार, यानी संविधान की एक विशेषता यह भी है कि संविधान में मूल अधिकारों को बताया गया है। संविधान में मूल अधिकारों को बाकायदा क्या किया गया है? आर्टिकल और चैप्टराइजेशन किया गया है कि मूल अधिकार है। वैसे तो मूल अधिकारों को कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है। मूल अधिकार का मतलब वो अधिकार जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेगा, जन्म लेते ही उसके अधिकार भी उसके साथ जन्म लेंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब बच्चा गर्भ में है, जन्म से पहले यानी जब गर्भावस्था में है, तब भी उसके अपने मौलिक अधिकार उसके वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों को वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमारा जो सिस्टम था, हमारे यहाँ का जो नया नया हम यहाँ स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो उस समय यह आवश्यकता थी कि यहाँ के लिए लिखना जरूरी है, अन्यथा ये भारतीय बात को मानते नहीं है। इसलिए क्या कर दिया? मौलिक अधिकारों को लिखा गया। भाग 3 में, कौन से भाग में? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है कि ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मौलिक अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सीधे हाई कोर्ट जा सकता है उनके खिलाफ उपचार प्राप्त करने के लिए। ये बड़ी पावर दी गई है
कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आपके नीचे की कोर्टों में जाने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी कोर्टों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको इतनी बड़ी पावर दी गई है कि आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट में जाके क्या कर सकते हैं, आप अपना उपचार प्राप्त कर सकते हैं मौलिक अधिकारों के विरुद्ध। तो मौलिक अधिकार यहाँ दिए गए हैं भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में। इसके साथ साथ मौलिक अधिकारों की बात करें तो आपके क्वेश्चन भी आता है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपके मौलिक अधिकारों में आते हैं 12 से लेकर 35 तक। स्वतंत्रता और जो समानता का है वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे अपन उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन मूल अधिकारों में ये शामिल किए गए हैं। आर्टिकल 19 है, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। स्वतंत्रता में पहले 7 स्वतंत्रता हुआ करती थी, आजकल 6 स्वतंत्रताएं हमारे पास है। वो व्यक्ति को उसका मौलिक अधिकार है कि उन 6 स्वतंत्रताओं से किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा, जिसमें वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संगम बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण करने की स्वतंत्रता और भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता और कोई भी वृत्ति, व्यापार, उपजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। ये संविधान में मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ छठी विशेषता क्या है, नागरिकों को अधिकार तो दिया गया है लेकिन नागरिकों को कुछ कर्तव्य भी प्रदान किए गए हैं, मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं, मूल कर्तव्य जिनको कहा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज जिनको कहते हैं। आर्टिकल 51A में ये दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। भाग 4A में ये बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में ये नहीं थे। मौलिक कर्तव्य इसलिए जोड़ा गया कि जब तक हमारे यहाँ किसी को ये ना कहे कि ये आपकी ड्यूटी है, वो मानता ही नहीं है, इसलिए यहाँ लिख दिया गया है कि ये आपकी ड्यूटी है। 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा इसे जोड़ा गया। चैप्टर 4A में इसे शामिल किया गया। आर्टिकल 51 में बताए गए 51A में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो सवर्ण सिंह समिति थी उसकी सिफारिश के आधार पर इनको जोड़ा गया था। जब 10 जोड़े गए थे, एक बाद में और जोड़ दिया गया। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य जिनका पालन हर भारतीय को करना चाहिए, जिसमें संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों को, उनके जो संस्थाओं है, राष्ट्र ध्वज इनका सम्मान करना, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जो आदर्श है उनको अपने हृदय में संजोए रखना, भारत के प्रभुत्व, एकता, अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा के लिए आह्वान करे, जब भी राष्ट्र की सेवा के लिए उपस्थित होना, ऐसे हमारे 11 जो है वो मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। इसके साथ साथ 7वां जो विशेषता है इस संविधान की वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में इनको शामिल किया गया है और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये इसमें शामिल किए गए हैं। 36 से लेके 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। ये वो नीति निर्देशक तत्व है, ये बात 1950 की बात चल रही है, 1950 की, क्योंकि उस समय हमारे को मौलिक अधिकार दे दिए, हमारी जो सिस्टमेटिक ढंग से जो व्यवस्था करनी थी वो कर दी गई। लेकिन ये भी कहा गया कि जैसे जैसे भारत का जो भारत राष्ट्र है वो उन्नति करेगा, विकास करेगा, तो विकास के साथ साथ क्या करेगा, उसकी कुछ गाइडलाइन तय कर दी गई कि जैसे जैसे संसाधन आएंगे, जैसे जैसे देश का विकास होगा, तो हम कुछ तो अभी दे रहे हैं नागरिकों को, कुछ चीजें और है जो देनी होगी, तो वो जैसे जैसे विकास करेगा तब तब दिया जाएगा। तो कुछ कानून ऐसे थे जिनको 1950 में जब संविधान लागू हुआ उसी समय दे दिए गए नागरिकों को, लेकिन कुछ कानून ऐसे थे जो उस समय नहीं दिए गए थे। ये कहा गया कि ये आपको बाद में दिए जाएंगे, जब हम आर्थिक रूप से क्या हो जाएंगे, सुदृढ़ हो जाएंगे, तब आपको दिए जाएंगे। इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है, कोई ज्यादा इसमें परेशानी वाली बात है नहीं, कि आपके पास 10 लाख रुपए है, आपके पास क्या है, 10 लाख रुपए है, और आपको क्या बनाना है, अपना भवन बनाना है, अपना घर बनाना है। अब 10 लाख रुपए में आपका घर नहीं बन रहा, तो आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे ना कि हम 7 लाख रुपए का तो क्या ले लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं एक बार, और ऊपर 3 लाख रुपए का हम क्या कर देंगे, उस पर छोटा सा एक बार एक
दो कमरे वगैरह, हम रहने के लिए एक बेसिक बेसिक जो चीजें हैं, टॉयलेट, बाथरूम और दो कमरे और बरामदा, इतना सा हम क्या करेंगे, एक बार बना लेंगे। जैसे जैसे हम और कमाएंगे और हमारे पास पैसा होगा, तो हम जो बाकी की जगह है प्लॉट की, उस पर भी क्या करेंगे, मकान वगैरह बना लेंगे। तो ऐसे आप भविष्य के लिए कुछ योजनाएं तय करते हैं। जैसे आपके पास पैसा आएगा कि अगले साल हम 20 लाख रुपए कमाएंगे, तो उससे हम क्या करेंगे, पड़ोसी वाला भी खरीद लेंगे, उस पर भी मकान बना लेंगे, बड़ी शानदार हमारी कोठी होगी। ये आपकी योजनाएं हैं। ऐसे ही भारत में संविधान में ये योजनाएं बताई गई थी कि जैसे जैसे देश विकास करेगा, वैसे वैसे भारत के नागरिकों को ये सुविधाएं दी जाएगी। जैसे कुछ कानून है जो अब दिए जा रहे हैं। जैसे पहले ये कहा गया था कि शिक्षा जो बच्चों को फ्री दी जाएगी, लेकिन दे तो नहीं सकते क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं था। अब जब संसाधन है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दे दिया गया, शिक्षा फ्री दे दी गई। अब बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है, मध्याह्न का दूध पिलाया जा रहा है। क्यों पिलाया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास संसाधन है, इसलिए दिया जा रहा है। तो जैसे जैसे संसाधन आएंगे, ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, इनको कानून में परिवर्तित करते जाएंगे। इसलिए ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अगर उल्लंघन कर दे तो इनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसे फंडामेंटल राइट्स को करते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि इनको न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता, न्यायालय के द्वारा इनको लागू नहीं करवाया जा सकता। इसके बाद देखिए आगे विशेषता, कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, किसी को एक बार फटाफट यस नो में जवाब दे दें कि यहां तक कोई दिक्कत है क्या इन 7 विशेषताओं में? नहीं सर। नो सर। चलिए, ठीक समझ में आ रहा है ना? बस सर एक उद्देश्य का प्रस्तावना को भी बोला जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उद्देश्य का प्रस्तावना को बोला जाता है। प्रियम्बल है, उसके कई नाम है, प्रस्तावना भी है, उद्देश्य का भी है। ठीक है, ठीक है सर। तो ठीक है जी, ठीक। हाँ, 8वीं विशेषता क्या है संविधान की? 8वीं विशेषता है कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय यानी मिश्रण। समन्वय का मतलब मिश्रण। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बीच में कह रहा हूं कि अगर आपका कोई साथी आपके संपर्क में है LLB फर्स्ट ईयर का और वो अभी क्लास नहीं ले पाया, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये जो क्लास लगेगी एग्जाम से पहले वाली, इसको आप जरूर ज्वाइन करें। आप यहाँ ये मत देखना कि हम पैसे दे रहे हैं, हमारे से 100 रुपए ले रहे हैं, ये बात नहीं है। अगर बच्चा ऐसा है वो पैसे नहीं दे सकता तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपनी सेवा ले सकता है। ये फ्री चलती है, बस ये तो एक रेगुलाइज करने के लिए किया गया आपको, और ऐसा कुछ नहीं है। 100 रुपए आप दे रहे हो, बदले में आपको ये लग रहा है कि हमें 100 रुपए का माल मिल रहा है, हमें यहाँ 100 रुपए का ज्ञान मिल रहा है, तो आप खुशी खुशी दे देना। नहीं तो आपको ये भी देने की आवश्यकता नहीं है, जो बंट रहा है वो ले जाना, वापस लौटाने की आवश्यकता नहीं है। पर आप जिस ग्रुप में हो, आपका जो कोई ग्रुप है, उसमें जरूर ये बात बताना कि ये जो क्लास है सिमर लो क्लासेज की, सिमर लो क्लासेज के नाम से है, सिमर लो क्लासेज के नाम से, तो इसको अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको आगे अपने दोस्तों को जरूर सजेस्ट करना। और सिमर ला क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर देना। और बस, और तो क्या है, आगे चलिए। 8वां, कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। देखिए, संविधान है हमारा, कुछ देशों के संविधान तो ऐसे होते हैं जो कठोर होते हैं, और कुछ देशों के संविधान ऐसे होते हैं जो लचीले होते हैं। कैसे होते हैं? लचीले होते हैं, नम्य होते हैं, जिनको नम्य भी कहा जाता है। कठोर और लचीला। कठोर का मतलब कठोर, जो जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसे संविधानों को हम क्या कहेंगे? कठोर संविधान कहेंगे। ऐसे संविधान जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, ऐसे संविधानों को हम क्या कहेंगे? लचीले संविधान कहेंगे। लेकिन भारत का संविधान कैसा है? मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि भारत का जो संविधान बनाने वाले लोग थे, संविधान निर्माता थे, वो उन्होंने दुनिया के लगभग 150 से ज्यादा संविधानों का अध्ययन किया। तब उन्होंने कुछ संविधान तो ऐसे देखे जो कठोर हुआ करते थे, और कुछ संविधान ऐसे देखे जो लचीले थे, आसानी से उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया? हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में वो दोनों ही चीज डाल दी, कठोर भी डाल दिया और लचीलापन भी डाल दिया। दोनों का क्या कर दिया? मिश्रण कर दिया। दोनों का क्या कर दिया? मिश्रण कर दिया। यानी हमारे संविधान में कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं
जिनमें कठोरता से परिवर्तन किया जा सकता है। यानी परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठोर काम है, संशोधन नहीं किया जा सकता। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। तो हमारा संविधान क्या है? कठोर एवं लचीलेपन दोनों का क्या है? मिश्रण है, इसलिए इसे मिश्रित भी कहते हैं। तो ये दोनों का मिश्रण यहाँ पाया जाता है। इसके साथ साथ नौवीं विशेषता क्या है? नौवीं विशेषता है वैश्यक मताधिकार। कैसा? वैश्यकता का अधिकार या वैश्यक मताधिकार, वैश्यकता का वैश्यक मताधिकार। यानी हमारे यहाँ जब ये संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले की अगर बात करें तो महिलाओं को तो वोट डालने का अधिकार ही नहीं था, स्त्रियों को तो वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। उनको तो इतनी निम्न श्रेणी की समझी जाती थी, चाहे वो किसी भी उसमें क्लास में आती हो, निम्न श्रेणी की मानी जाती थी। स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार नहीं, बच्चों को नहीं था। पुरुषों के लिए भी ये कहा गया कि 21 वर्ष से जो बड़ा है वो क्या करेगा? वोट डाल सकता है। या सबसे पहले तो ये था कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास पूंजी है, और पूंजी भी फिक्स की हुई थी, अगर इससे ज्यादा है वही व्यक्ति क्या कर सकता है? वोट डाल सकता है। यानी पैसे वाले जो लोग थे वही क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। ये व्यवस्था पहले थी। संविधान निर्माताओं ने ये चीज देखी थी, उन्होंने इस दर्द को समझा और ये कहा कि नहीं, हम इस सिस्टम को नहीं, हम तो ये कहेंगे कि जो वयस्क हो गया, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को क्या होगा? वोट डालने का अधिकार होगा। तो सबसे पहले 21 वर्ष की गई, बाद में घटा करके क्या कर दिया? 18 वर्ष की आयु फिक्स कर दी गई। अब 18 वर्ष जिसने पूरी कर ली है या 18 वर्ष से जो ऊपर का है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? वयस्क हो जाता है और वो वोट डालने का अधिकारी हो जाता है। अभी लेटेस्ट तो यहाँ तक आ गया कि 17 वर्ष जिसने कंप्लीट कर ली है, 17 वर्ष की आयु जिसने पूरी कर ली है, वो अपने वोट को बनाने की प्रोसेस शुरू कर सकता है। जैसे ही वो 18 वर्ष का होगा, उसका वोट बन जाएगा। अब क्या है? अब 17 वर्ष वाले का वोट बनाने की प्रोसेस शुरू कर दी जाती है, यानी 1 साल में उसका वोट बन जाएगा। जैसे ही वो 18 साल का होगा, वो वोट डालने का अधिकारी हो जाएगा। पहले 18 वर्ष थी, जो वोट डालने की आयु अभी भी 18 वर्ष ही है, लेकिन पहले 18 वर्ष होने के बाद वोट बनवाने की प्रोसेस शुरू होती थी। अब ये कहते हैं कि जो 18 वर्ष के बाद वोट बनवाने में जो समय लगता है ना, वो समय इसका पहले ही लगा दें, यहाँ पे 17 वर्ष के बाद ही लगा दें, ताकि इसका वोट 1 साल में बन जाए और जैसे ही वो 18 का हो, कहीं भी चुनाव अपना वोट डाल सकता है। तो यहाँ वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। आर्टिकल 326 अब वयस्क मताधिकार के बारे में इसको डिफाइन करता है कि वो जो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका है वयस्क, और उसे मत देने का अधिकार है, शासन में वो भागीदारी निभा सकता है। नेक्स्ट जो विशेषता है संविधान की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कैसी? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी न्यायपालिका होगी वो कैसी होगी? स्वतंत्र होगी। हमारे यहाँ सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से 3 अंग है? एक तो है कार्यपालिका, एक है व्यवस्थापिका और एक है न्यायपालिका। एक क्या है? न्यायपालिका। पहले ये तीनों एक साथ हुआ करती थी, इसलिए इनमें अक्सर डिस्प्यूट रहता था। फिर ये कहा गया कि ये तीनों को अलग अलग कर दिया जाए। कार्यपालिका अपना काम करेगी, व्यवस्थापिका अपना काम करेगी और न्यायपालिका अपना काम करेगी। तीनों अंग अपने अपने क्षेत्राधिकार में क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। कोई भी एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और न्यायपालिका है वो तो इतनी स्वतंत्र है कि वो किसी की भी नहीं मानेगी, वो अपनी करेगी। वो क्या करेगी? अपनी करेगी, न्याय के अनुसार काम करेगी, किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करेगी। तो हमारे यहाँ न्यायपालिका को क्या रखा गया? स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। हालांकि वो पीएम और जो और भी लोग हैं उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकती है। वैसे तो शासन में जो लोग हैं वो किसी ना किसी रूप में इन पर दबाव बनाते हैं, पर हमारे संविधान में ये कहा गया कि न्यायपालिका क्या होगी? स्वतंत्र होगी। अब नहीं रही तो वो बात अलग है, पर न्यायपालिका स्वतंत्र है, हमें तो यही लिखना पड़ेगा। फिर भी कुछ मामलों में तो देखा जाता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। वास्तव में जो ईमानदार जजेज हैं वो तो ऐसा करते हैं। 11वां विशेषता क्या है? एकल नागरिकता। कैसी? एकल नागरिकता। यानी ये जो देश में नागरिकता की जो बात की गई है वो ये कहा गया है
कि भारत के लोग केवल और केवल भारत के नागरिक होंगे, यानी एक ही नागरिकता होगी। और वो कैसी नागरिकता होगी? वो भारतीयता की नागरिकता होगी। कैसी नागरिकता? भारतीयता, इंडियन। हम भारतीय, सब भाई भाई हैं, हम भारतीय एक हैं, ठीक है। चाहे वो उत्तर का हो, चाहे वो दक्षिण का, चाहे वो पूर्व का, चाहे वो पश्चिम का हो, भारतीय एक ही है। कोई ये नहीं कहता कि मैं बंगाली हूं, मैं मराठी हूं, मैं ये हूं। उनकी नागरिकता अलग अलग नहीं है। वो नागरिक क्या होंगे? बंगाल वाले भी लिखेंगे भारतीय, और इधर नॉर्थ साइड वाले भी क्या लिखेंगे? भारतीय ही लिखेंगे। तो कोई भी स्टेट का हो, सबकी नागरिकता एक ही है। यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। कई देश ऐसे हैं जहां दोहरी नागरिकता होती है। जहां क्या होती है? दोहरी नागरिकता होती है। वहां स्टेट की और यूनियन की अलग अलग होती है। हमारे यहाँ केवल और केवल एक ही नागरिकता है, इसलिए इसे एकल नागरिकता कहा जाता है। ये भी संविधान की विशेषता है। तो ये कहता है कि मैं राजस्थान का नागरिक हूँ, मैं पंजाब का नागरिक हूँ, मैं तमिलनाडु का नागरिक हूँ, मैं केरला का नागरिक, कभी सुना है? नहीं। अगर ऐसा होता तो वो फिर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम वहाँ के नागरिक हैं, हम वहाँ के हैं। देश में एकता का भाव नहीं आता। देश में वैसे ही क्या कह रहे हैं, वैमनस्य की भावना बढ़ रही है, फिर तो और बढ़ जाती। तो देश के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए क्या किया गया? एकल नागरिकता की व्यवस्था यहाँ की गई है। तो देश में कैसी नागरिकता होगी? एकल नागरिकता होगी। कुछ देशों में दोहरी है, हमने यहाँ क्या की? एकल नागरिकता की व्यवस्था की है। इसके अलावा जो लास्ट एंड फाइनल जो विशेषता है, वो है सत्ता का विकेंद्रीकरण। कैसा? सत्ता का विकेंद्रीकरण। यानी एक तो होता है सत्ता का केंद्रीयकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। एक तो होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ क्या किया गया है? यहाँ सत्ता को विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी सत्ता होगी वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी, सत्ता किसी एक मुट्ठी में नहीं होगी। सत्ता को क्या कर दिया जाएगा? अनेक लोगों को बांट दिया जाएगा, सभी लोगों के हाथों में सत्ता दे दी जाएगी। तो सत्ता का क्या किया गया? विकेंद्रीकरण किया गया। चाहते तो प्रधानमंत्री सारी शक्तियां अपने पास रख सकते थे, लेकिन रखने से काम नहीं चलता। इसलिए क्या कर दिया? उनको तो पीएम बना दिया, पीएम को कुछ पावर्स पीएम को दे दी, फिर हर एक राज्य का सीएम बना दिया, कुछ पावर्स पीएम ने क्या कर दी? सीएम को दे दी। और फिर सीएम ने क्या कर दिया? हर राज्य में नीचे बना दिए, जिला परिषद के जो प्रमुख है उनको दे दी, और उनके नीचे पंचायत समिति के प्रधान आ गए, उनको दे दी, और लास्ट में सरपंच जी आ गए, सरपंच साहब को भी क्या दे दी? पावर्स दे दी। तो सत्ता का क्या कर दिया? विकेंद्रीकरण कर दिया। प्रधानमंत्री अकेला ही पूरे देश को चला सकता था, लेकिन नहीं। फिर लोग क्या कहेंगे कि सारी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में है। यहाँ क्या कर दिया? सत्ता को गांव गांव तक पहुंचा दिया। यानी सरपंच जनता की, कहते हैं ना अंतिम शक्ति जनता में निहित है, तो अंतिम शक्ति का मतलब यही है कि सत्ता में भागीदारी हर उस अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उसकी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। तो सत्ता का यहाँ क्या किया गया? विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया गया। यानी सत्ता को सभी लोगों में बांट दिया गया, आगे उसे वितरित कर दिया गया, किसी एक जगह केंद्रित नहीं किया गया। तो ये जो 12 विशेषताएं मैंने आपको बताई है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम में आ जाती है तो डेफिनेटली आप इसको करना, और 16 से लेके 20 नंबर तक आप इसमें प्राप्त कर सकते हो। आज कई बच्चों की क्वारी चल रही थी कि सर क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने नंबर का होगा। कोई कहता है 20 नंबर का होगा, कोई कहता है नोटिफिकेशन देख लो, ये वो। हमारे को बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें भी पता है 20 नंबर का है, हमें भी पता है 3 क्वेश्चन आएंगे। हमें ये भी काउंटिंग आती है कि 20 को 3 से गुणा करें तो 60 नंबर ही बनते हैं, पर पेपर में आपका 100 नंबर का आएगा, मार्किंग आपकी 100 नंबर में से आएगी, तो बाकी 40 नंबर कहाँ से आएंगे? आपको इतना गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ये मान के चलें कि 1% 33 नंबर का है, 33 पॉइंट समथिंग जो भी, और 3% कितने के हो जाएंगे? 100 के हो जाएंगे। आपके तो 100 में से नंबर आएंगे। आप इसको 20 के चक्कर में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ये मान ले कि 3 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं। अब जितना आप करोगे उतने ही आपके नंबर आएंगे। आप 20 का करोगे, क्वेश्चन 20 नंबर लिख के आएंगे एग्जाम में, 20 नंबर लिख के आएंगे, तब आप क्या करोगे? 16 नंबर ले लोगे। मान लो 16 नंबर आ गए, तीनों में 16 आ जाते हैं, तो आपके कितने हो गए? 48 नंबर। अपने इसको राउंड फिगर में 50 नंबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 50 नंबर मान लेते हैं। अब आपके 60 में से कितने आ गए? 50 नंबर आ गए। अब एग्जाम में 50 नहीं आएंगे आपके, फिर कितने आएंगे? 60 में से आपके 50 आए तो कितने परसेंट हो गए आपके? ये जो परसेंटेज आपकी यहाँ आई है, जो बाकी के 40 नंबर बच गए, उस 40 का भी वही परसेंट निकाल के आपके साथ जोड़ दिया जाएगा, और उन दोनों को मिला के आपके नंबर आ जाएंगे। तो ये अब 60 में से 50
इसी को अगर यहाँ करें अपन 100 में से नंबर करेंगे तो आपके 82 सर। 82 नंबर बन गए ना, तो 82 आपके नंबर आ जाएंगे। अब आपको ज्यादा गुणा लगाने की आवश्यकता है नहीं, आप ये मान ले कि 100 नंबर का पेपर होगा और अपने 82 नंबर आ जाएंगे। बस इतना सा फंडा है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन पेपर में 20 नंबर ही लिखा आएगा। बच्चे कहते हैं कि सर को पता ही नहीं है 20 नंबर आए हैं, पर्सन तो 20 नंबर का था, हमारे को कह रहे 33 नंबर का है। ये तब कह रहे हैं जब समझ में नहीं आती तब। सर प्रश्न कितना बड़ा करना है सर, एक कितने पेज का करना है? देखिए पेज का ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ये बातें जो बताइए एक क्वेश्चन में डाल देते हो तो लगभग 4 से 5 पेज आपके भर जाएंगे। 4 से 5 पेज भर जाते हैं तो आपके सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया हो जाएगा। लगभग 15 पेज के आसपास, 14 से लेके 16-17 पेज अगर आप भर देते हो तो आपका बढ़िया पेपर मान लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपका जो आर्टिकल 14 का, समानता का या समता का अधिकार, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और एक प्रश्न आपका आता है 20 जो अपराधों से दोष सिद्धि के लिए संरक्षण। और एक प्रश्न आपका आता है आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे 22, 23 और 24 यहाँ कुछ शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए। 25 से 28 लास्ट बार आ चुका है। धन की स्वतंत्रता का जो अधिकार था वो लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने तो ये भी कहा है कि कोई भी पर्सन रिपीट हो सकता है, ये स्पेशल लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन रिपीट हो सकता है, जो पहले आ गया एग्जाम में वो पुनः भी आ सकता है, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम है क्योंकि यही तो पर्सन है नहीं जो अपने को यही देगा। पर्सन तो दुनिया भर के और भी पड़े हैं, तो वहां से दो ना, फिर क्या जरूरत है इनकी देने की। तो आप इसको तो ना के बराबर मान के चले, ठीक है। तो पर्सन ये आपके बनते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 32 से लेके आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये आपका है। तो इस फंडामेंटल राइट्स में, ये सारे फंडामेंटल राइट्स में है। कितनी बड़ी यूनिट है, पर्सन बनने 4 या 5 इसमें से, और क्वेश्चन आना है एक। क्वेश्चन क्या आएगा, एक ही आएगा इन 4-5 क्वेश्चनों में से। अब कौन सा आएगा ये हम कोई कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम गैस करते हैं ना, तब जैसा यूनिवर्सिटी का पिछली बार का ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि आपके आर्टिकल 20 भी आ सकता है, आपके आर्टिकल 19 भी आ सकता है, और आपके आर्टिकल 21 भी आ सकता है। इनमें 20 और 19 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि समानता का अधिकार है वो तो सबसे ज्यादा हाईलाइट में है। सबसे ज्यादा हाईलाइट अगर कोई आर्टिकल है तो वो आर्टिकल 14 है। अब एग्जामिनर ये कहेगा कि चलो आर्टिकल 14 नहीं देते अपन, इस पर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं देंगे। दे वो अलग बात है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आएगा, ये आने वाले लिखे हैं, ये आएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप पढ़ के भी जाना, आप इनको पढ़ के जाना, यहाँ से डेफिनेटली 1% आपको मिलेगा। पर अपन अब सारे तो पढ़ नहीं सकते, अपने को तो सिलेक्टेड पढ़ने हैं। तो सिलेक्टेड में अपन कौन सा पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 और 20 पढ़ेंगे। क्योंकि कई बार ऐसे लगता है कि जो पर्सन जिसको हम ये समझते हैं ना कि ये पर्सन तो कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है, ये तो क्या आएगा, इससे अच्छा ये वाला है, ऐसे ही पर्सन एग्जाम में आ जाते हैं। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, जो इंपॉर्टेंट थे वो एक ही नहीं आए और जो हल्के पर्सन थे वो सारे एग्जाम में आ गए। तो 20 नंबर जो है आर्टिकल वो हल्के क्वेश्चनों में माना जाता है, लेकिन हो सकता है आपका एग्जाम में ये पर्सन आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 14 में क्या है, 14 में समानता की बात की गई है। हम बेसिकली इस पर चर्चा कर लेंगे जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। समानता की बात करता है कि सभी व्यक्ति समान है। मैं निष्कर्ष रूप में आपको बताऊंगा, प्रश्न आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। समानता की बात करता है आर्टिकल 14, ये कहता है कि भारत में सभी विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, यानी राज्य के अंतर्गत व्यक्ति क्या होगा, राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्ति समान होंगे।
अब वो विधि के समक्ष भी समान होंगे और विधियों का समान संरक्षण भी उन्हें मिलेगा। यानी विधि के समक्ष, विधि कानून के सामने सब बराबर है, कहते हैं ना कानून सबको बराबर देखता है, तो विधि के समक्ष क्या होंगे, सभी लोग समान होंगे और सभी लोगों को विधियों का प्रोटेक्शन भी क्या मिलेगा, समान मिलेगा, संरक्षण भी क्या मिलेगा, समान मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ शब्द व्यक्ति यूज किया गया है, यहाँ शब्द क्या किया गया है, व्यक्ति यूज किया गया कि सभी राज्य के सभी व्यक्तियों को। तो व्यक्ति का मतलब ये है कि इसमें विदेशी व्यक्ति भी शामिल है और भारतीय व्यक्ति भी शामिल है। यानी आर्टिकल 14 दोनों ही लोगों को, भारत के लोगों को भी ये आर्टिकल 14 मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। अगर कोई विदेशी नागरिक भी यहाँ आ जाता है तो उसको भी आर्टिकल 14 का फायदा मिलेगा, यानी उसके साथ भी समानता का व्यवहार किया जाएगा। मान लो कोई विदेशी नागरिक है, वो यहाँ पकड़ा जाता है, यहाँ पर पकड़ा जाता है किसी भी केस में, मान लेते हैं अपन कोई भी केस में जिसमें मान लो 7 वर्ष की सजा है, कितने, 7 वर्ष की सजा है। अब भारतीय व्यक्ति अगर ये अपराध करेगा तो उसको 7 वर्ष की सजा ही मिलेगी, और विदेशी व्यक्ति अगर अपराध करेगा तो उसकी सजा कितनी मिलेगी। ये नहीं कहेंगे अब कि ये विदेशी व्यक्ति इसको तो 10 साल देंगे, ऐसा नहीं। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, तो आर्टिकल 14 व्यक्ति को शामिल करता है, व्यक्ति में विदेशी भी शामिल है, तो यहाँ ये विदेशी व्यक्ति को भी क्या होगी, 7 वर्ष तक की ही सजा होगी, इससे ज्यादा नहीं दी जा सकती। यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो। ऐसे ही विधियों का समान संरक्षण, ऐसे ही क्या मिलेगा, विधियों का समान संरक्षण, सभी व्यक्तियों को विधियों का, कानून का जो प्रोटेक्शन है वो समान रूप से मिलेगा। ये नहीं है कि ये गरीब व्यक्ति है इसको तो कानून का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और ये अमीर व्यक्ति है इसको कानून का प्रोटेक्शन मिलेगा, कानून का संरक्षण इसे मिलेगा, कानून इनकी जेब में रहता है, ऐसा नहीं है। वो कानून सभी के लिए समान व्यवस्था करता है, सभी को समान प्रोटेक्ट करता है। एक गरीब व्यक्ति को भी अगर आवश्यकता है तो उसकी भी कानून सहायता करेगा, और एक अमीर व्यक्ति को आवश्यकता है तो कानून उसकी भी उतनी सहायता करेगा जितने गरीब की करेगा, या अमीर की जितनी करेगा उतने ही गरीब की करेगा। तो विधियों का समान संरक्षण सभी को प्राप्त है, विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि कानून जब सबको समान समझता है तो फिर ये भेदभाव क्यों करता है, भेदभाव क्यों करता है। अब इसकी मैं आपको बात बता देता हूं कि क्यों करता है। अब कहते हैं कि आप कोई कंपटीशन देते हो और फिर ये कहते हैं कि ये जनरल की कैटेगरी, ये जनरल में इसको इतने परसेंटेज नंबर चाहिए, ये ओबीसी का है तो इसको इतने परसेंटेज चाहिए, ये एससी का है तो इसको इतने परसेंटेज, और ये एसटी का है तो इसको इतने परसेंटेज। यानी इनको कम, इनसे थोड़ा ज्यादा, इनसे थोड़ा ज्यादा, इनसे ज्यादा, ये रहता है। कहते हैं कि जनरल वालों को ये चाहिए, इनका तो ऐसे ही हो जाता है। ये बात सुनने में आती है, अक्सर लोग ऐसा कहते हैं। देखिए, विधि के समक्ष सभी समान है और विधि का संरक्षण भी सभी को समान है। कैसे समान है कि ये वो लोग हैं जो निम्नतम श्रेणी के हैं, जिनका ना तो कोई शिक्षा का लेवल है, शिक्षा का स्तर इतना नहीं है, गरीब व्यक्ति हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और कानून ने इसलिए इनका प्रोटेक्ट करके इनको क्या दिया, इनको प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रतिनिधित्व के लिए क्या किया गया, इनको संरक्षित करने के लिए इनको क्या किया गया, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इनको रिजर्वेशन दिया गया, आरक्षण दिया गया। इनको 27%, इनको 16%, इनको 12% दिया। तो इसलिए गया था कि ये अभी समाज में इनकी कमी है, ये समाज की मुख्य धारा में नहीं है, इसलिए मुख्य धारा में लाने के लिए इनको ऐसा विशेष प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। ऐसे ही महिला है, महिला की भी स्थिति मैंने जैसे पहले आपको बताया कि महिला के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं को कहीं कोई संरक्षण नहीं था, तो इन सब से क्या किया, इन सब के लिए महिलाओं के लिए भी विशेष प्रोटेक्शन किया गया कि महिलाओं को भी विशेष संरक्षण दिया जाता है। ऐसे ही बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, भाई ये बच्चा है तो इसको विशेष प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऐसे ही अगर कोई विकलांग है, कोई किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से क्या है, अक्षम है, तो इनको भी विशेष संरक्षण दिया जाएगा। ऐसे ही आजकल एक कैटेगरी EWS की भी इसमें जोड़ दी गई कि ये भी समाज के आर्थिक वर्ग से, आर्थिक कमजोर जो वर्ग के लोग हैं, इनको भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा।
यानी ये वो लोग हैं जिनको ऐसे प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, इसलिए इनको विशेष संरक्षण दिया जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझना। आप घर के मुखिया हैं, आप क्या है, घर के मुखिया हैं, ये वाले मुखिया आप हैं। सारे पैसे का लेन देन आपके हाथ में है, सारी प्रॉपर्टी का लेन देन आपके हाथ में है। आप का दायित्व तो बनता है कि अगर आपके 4 संतान है, आपकी कितनी संतान है, 4 संतान है, तो आप क्या करेंगे, आप समानता का व्यवहार करेंगे। भाई सीधी सीधी बात है, आप क्या करेंगे, समानता का व्यवहार करेंगे, चारों को बराबर बराबर प्रॉपर्टी देंगे, चारों को बराबर बराबर पैसा देंगे, चारों को एक नजर से देखेंगे। ये आपका दायित्व बनता है, हर बात का बनता है, हर बात का बनता है। वो यही चाहता है कि मेरे बेटों को मैं बराबर दूं। लेकिन अब देखिए परिस्थितियां क्या कहती है, ये बेटा पढ़ लिख करके क्या बन गया, आईएएस बन गया। क्या बन गया, आईएएस बन गया। ये छोटा मोटा कोई और जॉब में लग गया, नौकरी में लग गया, इसने कोई व्यापार शुरू कर दिया, इसके पास भी खूब पैसे हो गए। ये एक बेटा इसका थोड़ा विकलांग था, शारीरिक रूप से कमजोर था, इसको कुछ नहीं मिला और ये गरीब का गरीब ही रह गया। कहीं कोई जॉब नहीं मिली, घर पे रहना, पिता की दया मेहर पर ये जिंदा है। अब बेटे की, पिता की संपत्ति की बात आई तो सबने कहा कि हमें बराबर दो, सबने कहा कि हमें 1/4 हिस्सा दो, क्योंकि हम 4 संतान हैं, चारों को हमें बराबर बराबर दो। पिता के पास 20 लाख रुपए थे, मान लो 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए में इस बेटे ने कहा, आईएएस था, कि मुझे मेरे 5 लाख दो। इस दूसरे सरकारी नौकर ने कहा मुझे मेरे 5 लाख, व्यवसायी ने कहा मुझे मेरे 5 लाख, और गरीब तो बेचारा मांगेगा ही 5 लाख, क्योंकि इसको ज्यादा देगा ही कौन। तो इसने कहा मुझे भी मेरे 5 लाख रुपए दो। अब पिता का तो दायित्व बनता है कि वो चारों को 5-5 लाख रुपए देके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। लेकिन पिता तो पिता ठहरा, उसका मन क्या कहता है, वो कहता है कि अरे तू तो आईएएस है, तू तो आईएएस लगा, तेरे पास क्या 5 लाख रुपए की भूख है क्या अभी, तू तो महीने के 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है, तेरे को कहाँ जरूरत है पैसे की, तुझे मैं दूंगा 3 लाख रुपए। चल, पिता ने कह दिया 3 लाख रुपए। इसको कहा अगर तेरे की भी नौकरी लगी है, तू क्या करेगा इतने पैसे का, साथ जाएंगे क्या तेरे, चल तू छोटी नौकरी में 4 लाख ले ले। इधर बिजनेसमैन आया, अरे तू तो सबसे ज्यादा कमा रहा है, तू तो आईएएस वाले से भी ज्यादा कमा रहा है, तू तो महीने के 20 लाख रुपए कमा रहा है, चल तेरे को मैं 1 लाख रुपए दूंगा, ज्यादा नहीं मिलेगा तुझे, तेरे पास तो वैसे ही पैसे बहुत है, तुझे तो और हेल्प करनी चाहिए भाइयों की, तू तो करता नहीं है। अब पिता ने इसको 3 लाख दे दिए, इसको 4 लाख, इसको 1 लाख, 3, 4, 7 और 1, 8 लाख रुपए क्या कर दिए, पिता ने इन 3 बेटों पर खर्च कर दिया। 8 लाख रुपए इनको दे दिया। अब बच गए कितने, 12 लाख रुपए, 12 लाख बच गए। पिता ने कहा कुछ तो मैं रख लेता हूँ, और बेटा तेरे को 5 लाख मिलने चाहिए था ना, तेरे को मैं 5 और देता हूँ, 10 लाख रुपए तेरे को देता हूँ, और तू क्या कर, तू अपना कोई काम धंधा कोई रोजगार कर ले, ताकि तू भूखे ना मरे, तू भी इनके बराबर आ जा। अब तू भी क्या आ जा, 10 लाख रुपए लेके कोई काम धंधा शुरू करके इनके बराबर आ जा, नहीं तो तेरी हालत ऐसी ही रहनी है। पिता ने इसको विशेष प्रोटेक्शन दिया, विशेष मदद की, और इस मदद का इसने क्या किया, इस्तेमाल किया, और अपना बिजनेस खड़ा किया, और बिजनेस खड़ा करके अपना कमाने लगा। यानी इनसे ज्यादा नहीं तो इतना मान लो कि इनके बराबर या इनसे कम कमा करके ये इनसे मांगने की नौबत नहीं रही। किस लिए नहीं रही, कि पिता ने इसका विशेष प्रोटेक्शन किया, इसलिए नहीं रही, अन्यथा तो ये गरीब ही रह जाता। अब यही बात यहाँ है, देश के ये जो लोग थे, ये वंचित शोषित वर्ग के लोग थे, इनकी समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये विशेष प्रोटेक्शन दिया गया, और इस विशेष प्रोटेक्शन की बदौलत अब धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, अपने समाज में पहचान बना रहे हैं। इसलिए ये रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। हाथ में अंगुलियां 5 है, 500 बराबर नहीं है, तो यहाँ भी पिता के लिए 500 संतान बराबर है। लेकिन अगर इस बात को देखा जाए कि वो गरीब है, वो अपाहिज है, तो उसका विशेष ध्यान रखना पिता का कर्तव्य है। ऐसे ही संविधान में इन लोगों के लिए, जो वंचित वर्ग था, इसके लिए विशेष प्रोटेक्शन किया गया। ये क्या है, ये अपवाद है। ये क्या बताया मैंने, अपवाद बताया। भाई सामान्य सिद्धांत तो ये कहता है कि कानून सभी के लिए समान है, सभी का समान संरक्षण मिलेगा, लेकिन अपवाद स्वरूप ऐसे लोगों के लिए जिनको विशेष प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान बना सकता है, जैसे स्त्रियों के लिए, जैसे बालकों के लिए, जैसे गरीब वंचित शोषित समाज के लिए, जैसे अपाहिज दिव्यांग जो है शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति, उनके लिए विशेष प्रोटेक्शन बना सकते हैं। वर्गों के लिए विशेष प्रोटेक्शन बना सकते हैं।
विधवाओं के लिए विशेष प्रोटेक्शन बना सकते हैं। तो ये सारी जितने भी स्कीमें चलती है वो विशेष कल्याण के लिए ही बनाई गई है, ताकि ये भी क्या कर सके, समाज की मुख्य धारा में आ सके। इसलिए अपवाद स्वरूप इनको प्रोटेक्शन दिया गया है। ये अब इसलिए इनसे क्या किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है, यानी इनके साथ ऐसा किया जा सकता है। सामान्यतः नियम ये कहता है कि सभी समान है, सभी को समान प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इन आधारों पर ये जो है अपवाद, वो इन आधारों पर आधारित है कि मान लो एक ये अपन बात करें कि भौगोलिक आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। अब एक तो जम्मू कश्मीर का व्यक्ति है जिसके पास अगर थोड़ी सी भी जमीन है ना, तो भी वो लाखों रुपए में खेल रहा है। एक राजस्थान का व्यक्ति है जिसके पास इतनी जगह है कि जम्मू कश्मीर का एक गांव उसके अंदर आ जाए, इतनी जमीन उसके पास है, लेकिन पैसा तो नहीं है, वहां उपज तो नहीं है, बंजर पड़ी रहती है, वहां आदमी अगर घूमने लग जाए तो वहां प्यासा मर जाए, ऐसी स्थिति है। तो जमीन तो खूब है लेकिन इनकम नहीं है, जबकि कश्मीर में बैठा व्यक्ति जमीन कम है लेकिन इनकम है। अब ऐसे में राजस्थान वालों के लिए और कश्मीर वालों के लिए क्या एक कानून बनाया जा सकता है? क्या उनके लिए कानून वही यहाँ अप्लाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भौगोलिक जो विषमताएं हैं वो दोनों की अलग अलग है, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग कानून बनाए जा सकते हैं। एक ही राज्य में यानी भारत में रहते हुए भी दोनों के लिए अलग अलग कानून क्यों? कानून तो ये कहता है कि सभी समान, तो कानून बराबर होना चाहिए, लेकिन किया जा सकता है, अपवाद स्वरूप किया जा सकता है, क्योंकि भौगोलिक दशाएं हैं वो दोनों की अलग अलग है, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान बनाए जा सकते हैं। भेद किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है। इन आधारों पर क्या करेगा, आर्टिकल 14 है वो विभेद की अनुमति देता है, वर्ग विधायन की नहीं। तो ये जो है वो आर्टिकल 14 आपका है। अब आप इसको पढ़ना, जितने भी इसमें केसेस दिए गए हैं सभी में समानता की बात कही गई है, और समानता के साथ साथ ऐसे वंचित वर्गों के लिए विशेष कल्याण के प्रावधान बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 19 की बात अपन करें, अनुच्छेद 19 की, स्वतंत्रता के अधिकार की, सात बजने वाले के आर्टिकल 19 क्या कहता है? 19 कुछ स्वतंत्रताओं को अभिव्यक्त करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। वो ये कहता है कि भारत में ये जो आर्टिकल है 15, 16, 19, 29, 30, ये वो आर्टिकल है जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। किसको? भारतीय नागरिक को। इनके अलावा जो आर्टिकल हैं वो किसको प्राप्त है? व्यक्तियों को। तो व्यक्तियों में तो मैंने आपको पहले बता दिया, विदेशी भी शामिल और भारतीय भी शामिल है, और इनमें केवल ये जो आर्टिकल हैं ये किसको मिलेंगे? केवल और केवल भारतीय नागरिक को मिलेंगे। यानी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। किसके साथ? भारतीयों के साथ। सभी व्यक्ति को लोक नियोजनों में अवसर की क्षमता होगी, आर्टिकल 16 भारतीय नागरिकों के साथ। 19 में जो स्वतंत्रताएं बताई गई है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 29 में शिक्षा संस्कृति के जो अधिकार बताए गए हैं भारतीयों को प्राप्त है, किसी अन्य को नहीं। तो आर्टिकल 19 स्वतंत्रता की बात करता है। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार या स्वतंत्र विषयक अधिकार। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि भारत के जो नागरिक हैं उनको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है। आर्टिकल 19, 20, 21 और 22, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, 19 से 22 में कुछ स्वतंत्रताओं की बात की गई है। आर्टिकल 19 में क्या स्वतंत्रता दी गई है? वो स्वतंत्रता है अपनी प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी वाक स्वातंत्र्य आदि विषयों की कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 19 में वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण, यानी बोलने से संबंधित कुछ अधिकारों की स्वतंत्रता यहाँ दी गई है। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया? ये तो 19 हो गया।
आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 20 में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का संरक्षण। और आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार जो बाद में जोड़ दिया गया। और आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी या कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो ये भी समान स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये चारों जो आर्टिकल है ये चारों ही स्वतंत्रता को लेके है। लेकिन आपके एग्जाम में अगर कोई आर्टिकल पूछा जाता है तो वो 19 पूछा जाता है। और 19 में भी आर्टिकल 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अमूमन यही क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को न्यायिक निर्णय की सहायता से समझाइए। ठीक है, ये पूछेगा यहाँ से। तो आर्टिकल 19 में तो ये कहा गया है कि वाक स्वातंत्र्य आदि विशेष अधिकारों का प्रोटेक्शन दिया गया है, कुछ अधिकारों का संरक्षण है। आर्टिकल 19(1) में ये कहा गया है, आर्टिकल 19(1) में कि सभी नागरिकों को, अब नागरिक शब्द यूज किया ना यहाँ पे, सभी नागरिकों को, यहाँ वर्ड क्या आया है? नागरिक आया है। नागरिक का मतलब कैसा है? भारतीय नागरिक। नागरिक का मतलब क्या है? भारतीय नागरिक। यानी ये जो आर्टिकल 19 है ये किसको मिलेगा? ये केवल भारतीय नागरिकों को ही इस अधिकार का फायदा मिलेगा। कोई विदेशी व्यक्ति इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता। तो ये भारतीयों को लागू है। आर्टिकल 19 नागरिक शब्द यूज किया गया, जहां व्यक्ति शब्द आएगा उस व्यक्ति में विदेशी व्यक्ति भी शामिल होगा। अगर जहां नागरिक शब्द आएगा तो नागरिक में केवल और केवल भारतीय व्यक्ति ही शामिल होगा, कोई दूसरा उस अधिकार का क्लेम नहीं कर सकता। सभी नागरिकों को क्या दिया गया? कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं जिनको आगे 19(1)(a) यानी 19(1) में तो सभी नागरिकों को ये अधिकार दिए गए जो नीचे बताए गए हैं। फिर स्टार्टिंग कर दी 19(1)(a) से। ए में क्या कहा गया है? ए में कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी आपको आजादी है, आपको स्वतंत्रता है किसकी? वाक यानी बोलने की, अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आपको स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1)(b) में आपको क्या स्वतंत्रता दी गई है? आर्टिकल 19(1)(b) में यह कहा गया है कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की, किसकी? शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की, निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19(1)(c) में क्या कहा गया है? 19(1)(c) में यह कहा गया है कि संगम या संघ, संगम या संघ या सहकारी समिति, या सहकारी समिति का निर्माण करने की स्वतंत्रता, का निर्माण करने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता। 19(1)(d) में क्या कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र, सर्वत्र अबाध, अबाध, अबाध संचरण की स्वतंत्रता या अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। और 19(1)(e) में क्या कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में बस जाने या निवास करने की स्वतंत्रता। क्या करने? कहीं भी बस जाने की या कहीं भी निवास करने की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। और 19(f) है, जो 19(1)(f) था उसको क्या कर दिया गया? उसको समाप्त कर दिया गया, उसका लोप कर दिया गया। कौन से संविधान के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? उसको लोप कर दिया गया, उसका ओमिशन कर दिया गया। कौन सा था? एफ में संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार होता था। अब एफ का लोप कर दिया, अब कौन सा बच गया? 19(1)(g). अब कौन सा बच गया? लास्ट जी। और जी में क्या है? कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, या क्या? कारोबार करने की स्वतंत्रता।
ये आपको क्या दिए गए? 6। पहले तो 7 प्रकार की स्वतंत्रता हुआ करती थी, अब कितनी है? 6 है, क्योंकि एक थी जो 19(1)(f), ये क्या कर दी गई? इसका ओमिशन कर दिया गया, लोप कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब इसको एक सामान्य कानून, अब इसको क्या मान दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले ये फंडामेंटल राइट में था, क्योंकि 12 से 35 में फंडामेंटल राइट था, तो ये 19 में है, तो मौलिक अधिकार था। अब क्या कर दिया? इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट इसे बना दिया गया। अब जो एग्जाम में प्रश्न आता है ना, वो यहाँ से आता है, आपको ये वाला पूछा जाता है 19(1)(a), वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसको डिटेल से पूछता है। सबसे बड़ा अगर कोई अनुच्छेद है तो वो यही वाला है, यानी इसको एक्सप्लेन, ये इसमें वो सारी बातें आती है जो किसी भी व्यक्ति को जरूरी होती है। देखिए 19(1)(a), मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूं एक बार कि वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामान्य सामान्य आप अर्थ समझना, आप जब पढ़ोगे आपके समझ में आएगा। वाक का मतलब क्या होता है? वाक का मतलब होता है बोलना। वाक का मतलब क्या होता है? बोलना। भाई आप कोई बात बोल रहे हो, बोलने की आपको क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। आपको बोलने से चुप नहीं कराया जाएगा, आपको बोलने की आजादी है, बोलने की स्वतंत्रता है। ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। ये कहा कि भारत का कोई भी नागरिक क्या कर सकता है? बोल सकता है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपने विचारों को क्या कर सकता है? अभिव्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्त का मतलब कैसे करेगा? अभिव्यक्त कैसे करेगा? अपने कोई भी, आपको मान लो ये कह दें कि आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है, तो बताइए कौन कौन से तरीकों से करोगे? तो आप या तो अपने विचारों को बोल करके कर दोगे, बोल कर दोगे, या अपने विचारों को आप लिख करके अभिव्यक्त कर दोगे, या आप कोई संकेतों के द्वारा कर दोगे, या आप कोई ऐसा साइन बना दोगे, चिन्ह बना दोगे जो दिखाई देने वाला है। दृश्य रूपेण चिन्हों के द्वारा आप क्या कर सकते हो? ऐसे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो। तो आपको बोलने की आजादी है, आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता आप विचारों को बोल करके कर सकते हैं, लिख करके कर सकते हैं, कोई ऐसा साइन बोर्ड बना के लोगों को दिखा सकते हैं। अगर आप हाथ में अगर ऐसे लेके खड़ा हो जाओ, आप ऐसे कह दो कि इस साइड में एरो कर दिया, आपने ऐसे एरो बना के और इसके आगे लिख दिया कि श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप जिस साइड में लेके इसको खड़े हो ना यहाँ पे, और आपको जो भी देखेगा वो ये कहेगा, ये समझेगा कि ये जो श्री गंगानगर इस साइड में है। जैसे आप साइन बोर्ड देखते हो, रोड पर चलते हो, ये मान लो आदमी की जगह ये मैं कह दूं कि एक पोल लगा है, ये एक साइन बोर्ड लगा है, और साइन बोर्ड पर ऐसे एरो बना हुआ है। एरो में ये बताया गया कि श्री गंगानगर इधर है, ये वाली रोड है वो श्री गंगानगर की तरफ जा रही है। तो जैसे ही आप सामने से आओगे, आपको गंगानगर जाना है, तो आप क्या करोगे? इस साइन बोर्ड को देख के इधर टर्न ले लोगे, यानी गंगानगर की तरफ मुड़ जाओगे। अब इस साइन बोर्ड ने क्या किया? जो व्यक्ति था जिसका ये काम था, उसने क्या कर दिया? साइन बोर्ड लगा दिया यहाँ पे। अब उसके विचारों को व्यक्त कौन कर रहा है? ये साइन बोर्ड कर रहा है। ऐसे ही आपके कोई विचार हैं तो आप उन विचारों को बोल करके प्रकट कर सकते हो। आपने अपने विचारों को सीधा बोल दिया कि ये बात है, अगला समझ गया। आपने विचारों को बोलना नहीं आता, आपने लिख करके दे दिया, अगला पढ़ लिया, आपकी बात को समझ गया, अभी ये कहना चाहता है ये। अगला भी अनपढ़ है, लिखा हुआ नहीं समझ सकता, तो आपने साइन बोर्ड बना दिया, कोई ऐसा साइन बना दिया जिससे व्यक्ति समझ जाए। अब गूंगा व्यक्ति साइन तो समझ ही सकता, आंखों से दिख रहा है तो, लेकिन ऐसा साइन बोर्ड या कोई कार्टून बना दिया। अब आए दिन अखबारों में आप देखते हैं ना, कोने में कार्टून बना आता है। वो कार्टून क्या करता है? वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। वो देश दुनिया के घटनाक्रम को एक छोटी सी कार्टून के जरिए क्या करता है? अपने अभिव्यक्ति का रूप देता है। तो लोग समझ जाते हैं, लोग उससे समझ भी जाते हैं कि भाई ये कार्टून में क्या कहा गया है। तो ऐसे ही क्या है कि बोलने की और अभिव्यक्ति की आपको पूरी तरह से आजादी है, लेकिन ये स्वतंत्रता आपको दी गई है, इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं होता, कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट राइट नहीं होता, पूर्ण अधिकार नहीं होता। उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इस बोलने की आजादी पर भी आर्टिकल 19(2) के तहत युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। यानी ऐसा आप नहीं बोलोगे जिससे इस देश की एकता और अखंडता को खतरा हो। भाई बोलने की आजादी है, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आर्टिकल 19(1) बोलने की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दे रहा है तो मैं कुछ भी बोलूं, आपको क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं।
आप पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं कि आप बोल तो सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते जिससे इस देश की एकता अखंडता को खतरा हो, जिससे इस देश की सांप्रदायिकता को खतरा हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते जिससे कोई सांप्रदायिक दंगा हो। यानी ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, आपको बोलने से रोका जा सकता है। आप खालिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद ऐसे नारे नहीं लगा सकते। ऐसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो क्या होगा, देश की एकता को खतरा होगा। तो बोलने की तो आजादी है, लेकिन युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए ही आप इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ये पूर्ण अधिकार नहीं है, ये प्रतिबंधों के अधीन अधिकार है। ऐसे ही आपको दूसरा जो राइट दिया गया 19(1)(b) में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप शांतिपूर्वक कोई भी सभा सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सभा और सम्मेलन आप निरायुध करेंगे, बिना हथियारों के करेंगे, बिना सशस्त्रों के करेंगे। आप सम्मेलन सभा में हथियार लेके नहीं जा सकते। आप वहां ये नहीं है कि आज AK-47 ले लेके हम सभा करने चले गए, वहां खड़े हैं और सबके पास ये पिस्टल, बंदूक, लाठी, ये ऐसी चीजें, ऐसे नहीं। आप सभा सम्मेलन तो कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऐसी सभा सम्मेलन करेंगे जिसमें हथियारों का इस्तेमाल होगा, जिसमें दंगा होने की संभावना है, तो आपको सभा सम्मेलन से रोक दिया जाएगा। यानी युक्तियुक्त प्रतिबंध आर्टिकल 19(3) में लगाए जा सकते हैं। ऐसे ही संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, कोई भी संघ बना सकते हैं, आपको पूरी आजादी है। लेकिन कोई ऐसा संघ या संगठन नहीं बना सकते जिससे इस देश की, जिससे इस शिष्टाचार को, जिस देश की व्यवस्था को खतरा हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 19(4) में इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। आपको भारत में 19(1)(d) में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता है। आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में आप भ्रमण कर सकते हैं, आपको पूरी आजादी है, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(d) आपको ये राइट देता है। लेकिन ये राइट भी आपका एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर भी युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 19(5) जो है वो इस पर प्रतिबंधों की बात करता है, वो इस पर प्रतिबंध लगाता है। अब अगर आपको ये कह दे कि एक पहाड़ी इलाका है या कोई आदिवासी एरिया, जहां आप ये कहोगे मुझे तो वहां जाना है, अब वहां जाओगे तो वो आदिवासी लोग आपकी भाषा नहीं समझते, आपका रहन सहन नहीं समझते, आपकी संस्कृति को नहीं समझते, उनके लिए तो आप खतरा हो। वो ये सोचेंगे कि ये जो लोग आए ये हमारे लिए जरूर कोई ना कोई खतरा पैदा करने आए हैं, इसलिए हो सकता है वो आपकी जान ले ले, हो सकता है वो कहीं और भाग जाएं, तो उनको परेशानी होती है। तो ऐसी जगह पर जहां जाने से पहले अगर कोई ऐसा आदिवासी एरिया, जनजातीय कोई क्षेत्र है, तो वहां जाने से पहले उस राज्य की परमिशन ली जानी पड़ेगी, ली जाएगी, तभी आपको ऐसे एरिया में, प्रतिबंध क्षेत्र में आपको प्रवेश करने दिया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं रोक सकते, रोक सकते हैं, बशर्ते अगर ऐसा कोई क्षेत्र ऐसा है जो संवेदनशील है, जहां जाने से अव्यवस्था होती है, तो वहां जाने से आपको रोक दिया जाएगा। किसी भी भाग में बस या निवास करने की स्वतंत्रता, आपको राइट है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं, वहां जाके रह सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र जहां आपको बसने या निवास करने से रोका जाएगा, तो युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन आपको ऐसा करने से रोका जा सकता है। जैसे अभी तो आर्टिकल जो 370 था उसको हटा दिया गया, इससे पहले वहां कश्मीर में भारत के अन्य क्षेत्र का कोई भी नागरिक वहां बस नहीं सकता था, वहां प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता था, वहां स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकता था। अब उस आर्टिकल को 370 को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके अब सामान्य राज्य बना दिया, सामान्य वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो वहां अब कोई भी निवास कर सकता है, वहां कोई भी बस सकता है। लेकिन ऐसा युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसके साथ साथ संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया। फिर 19(1)(g) में आता है कोई भी वर्ती उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1)(g) आपको ये राइट देता है कि आप भारत के इस राज्य क्षेत्र में कहीं भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी अपनी उपजीविका चलाने के लिए कोई भी कारोबार कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, ये आपको पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन ये भी युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन है, युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन है। यानी कोई भी ऐसा व्यापार, वाणिज्य, वर्ती व्यवसाय नहीं कर सकते जिससे दूसरों को कोई खतरा पैदा हो, जिससे समाज में कोई गलत संदेश जाए, ऐसा आप व्यापार, वर्ती उपजीविका नहीं चला सकते। आप एक आबादी क्षेत्र में, आप एक रिहायशी क्षेत्र में अगर कोई वेश्यालय चलाना चाहे तो वो नहीं चला सकता, वो तो कह देगा मेरा तो व्यापार है, मेरा तो व्यवसाय है, मैं तो करूंगा। नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे समाज में अव्यवस्था फैलती है, समाज में नैतिकता का पतन होता है। इसलिए ऐसा भी कोई व्यापार वाणिज्य नहीं चलाया जाएगा, वो भी युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन रह के ही ऐसा
किया जाएगा। तो यानी आर्टिकल 19 आपको राइट्स देता है, पर ये सभी युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन है। युक्तियुक्त निर्बंधों के अधीन रहते हुए ही इनका प्रयोग किया जा सकता है। आपको पूरी आजादी है, लेकिन प्रतिबंधों के अधीन है। घर वाले कहते हैं कि तू बेटा पढ़, तू पढ़ के नौकरी लग जा, तेरे को पूरी छूट है, तेरे को जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, तेरे को जो व्यवस्था चाहिए मैं दूंगा। लेकिन बेटा क्या करता है, बेटा जाके गलत पैसा लगाता है। तो पिता ये कहेगा बेटा तेरे को पढ़ने के लिए पैसे दिए, गलत पैसे खर्च करने के लिए नहीं दिए। तो युक्ति प्रतिबंध लगा दिए ना, बेटा पिताजी कहेगा बेटा ऐसे पैसे बर्बाद मत करना, पढ़ाई के लिए है और चीजों के लिए नहीं है। तो यानी रेस्ट्रिक्शन पिता ने भी लगाए हैं। आपको आजादी तो दी है, लेकिन प्रतिबंधों के अधीन दी है। पैसा खर्च करने की आजादी है, लेकिन सही जगह पैसा खर्च करने की आजादी आपको दी है, आप पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। ऐसे ही राज्य भी क्या करता है, आपको स्वतंत्रताएं तो देता है, लेकिन प्रतिबंधों के अधीन है, आप पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं युक्तियुक्त। रेस्ट्रिक्शन कैसा होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि राज्य अपनी मनमानी करेगा, हर किसी को रोक देगा, ऐसा नहीं। रेस्ट्रिक्शन होगा वो रीजनेबल होगा, युक्तियुक्त होगा, और युक्तियुक्त हर मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कौन सी बात युक्तियुक्त है और कौन सी बात युक्तियुक्त नहीं है। तो आर्टिकल 19 आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इसको एज इट इज पढ़ लेना, और इसी हिसाब से जो ये क्लास में जो बताया गया, इसी एंगल से आप इसको देखना, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। आर्टिकल जो 19 में अगर पूछेगा तो वाकई व्यक्ति की स्वतंत्रता डिटेल से पूछा जा सकता है। तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, इसमें मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, भाषण की, जितने भी स्वतंत्रताएं आपके बोलने और व्यक्त करने वाली तमाम स्वतंत्रताएं इसमें शामिल है, लेकिन वो प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। कई केसेज हैं तिरंगा फहराने का। पहले राष्ट्रीय ध्वज हर कोई फहराने का अधिकार नहीं था। भाई एक व्यक्ति अगर अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहता है, देश के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता है, वो कहता है कि मुझे तो तिरंगा फहराना है, मुझे तो देश के लिए कुछ करना है, मैं अपने घर पर तिरंगा लगाऊंगा। लेकिन राष्ट्रीय जो गौरव अपमान निवारण अधिनियम है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ऐसे घर पर तिरंगा नहीं लगा सकता, मना ही करता है। तो आपको रोक दिया गया। अब कानून चेंज हुआ तो अब ये कह दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है, देश प्रेम की भावना को उजागर करना चाहता है, तो वो सम्मान के साथ, यानी रेस्ट्रिक्शन अब भी है, ससम्मान उस ध्वज को लगाएगा और ससम्मान इसको वापस क्या करेगा, उतारेगा। तो प्रतिबंधों के अधीन आपको छूट दी गई है। आपको ये नहीं है कि ध्वज उतार दिया, लगा दिया, जब मर्जी लगाया, उसको कटाफटा लगा दिया, नीचे गिरा दिया, ऐसे नहीं। सब रेस्ट्रिक्शन आप पर लगाए गए हैं। आपको छूट तो दी है ध्वज फहराने की, लेकिन प्रतिबंधों के अधीन दी गई है। तो ये तमाम जितने भी आपको है राइट्स, वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कुछ मैं अगर आपको बताऊं तो मैं यहाँ कुछ राइट्स है जो आपको मैं बता भी देता हूं, जो 19(1) में आते हैं। जैसे भारत की जनता सरकार की मौखिक, लिखित और सांकेतिक आलोचना कर सकती है। भाई भारतीय जनता है, वो कोई भी आलोचना तो कर सकते हैं। सरकार कोई गलत काम करेगी तो आलोचना तो करेंगे लोग, लेकिन सरकार की आलोचना कर सकता है। सरकार की ऐसी आलोचना नहीं करेगा जिससे सरकार को खतरा हो। अब हर को आजादी है, हर एक को स्वतंत्रता है कि वो सरकार की आलोचना करेगा। जब तक न्यायोचित आलोचना नहीं की जाएगी तब तक सरकारें भी सही ढंग से काम नहीं करेगी। तो आलोचना करने की आपको छूट है। आलोचना सीमित दायरे में रह के ही की जा सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया को स्वतंत्रता दी गई, लेकिन मीडिया को भी ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपने मनमानी करे, ऐसा नहीं है। विज्ञापन की स्वतंत्रता, टाटा प्रेस के मामले में विज्ञापन की स्वतंत्रता की बात की गई। क्रिकेट एसोसिएशन के मामले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्वतंत्रता प्रदान की गई। फिल्म फेस्टिवल के मामले में फिल्म निर्माण की स्वतंत्रता की बात की गई। नवीन जिंदल के मामले में झंडा फहराने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। ठीक है, ऐसे ही फोन टेप करना एकांतता के अधिकार का उल्लंघन माना गया। ये जो बात यानी बोलने की स्वतंत्रता है ना, तो बोलने में आपको चुप रहने की भी शामिल है। भाई बोलने की छूट है तो इसका मतलब आपको चुप रहने की भी स्वतंत्रता है। तो बोलने में चुप रहना भी क्या है, शामिल है। फोन टेप करना एकांतता के अधिकार का उल्लंघन माना गया। आप और हम बात करें और हमारी बात को कोई थर्ड पार्टी रिकॉर्ड कर रही है तो ये हमारे राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार का उल्लंघन है। राइट टू प्राइवेसी भी इस आर्टिकल में समाहित है। ऐसे ही प्रेस की स्वतंत्रताओं को लेकर काफी मामले आए हैं। इसमें प्रबुद्धत वर्सेस भारसंघ का मामला भी है, साकल पेपर्स लिमिटेड का मामला है। इन सब में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। आतंकवादियों पर हमले का जो टीवी पर जो प्रसारण किया गया था, मोहम्मद अजमर
अजमल मोहम्मद आमिर का साहब का जो मामला था महाराष्ट्र राज्य का, उसका सीधा प्रसारण किया गया था। वो कैसे घरों में घुस करके वो कैसे आतंकवादियों को मार रहे हैं, ये वो जो लाइव प्रसारण कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, इससे दूसरे जो आतंकवादी लोग हैं उनको पता चलता रहता है कि कौन कहाँ है, क्या है, उनकी लोकेशन पता चलती है, इसलिए ये देश के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। वाक की स्वतंत्रता में मौन रहने की भी स्वतंत्रता है। इमैनुअल वर्सेस केरल का मामला है, जिसमें एक जो बच्चा था ईसाई धर्म से, वो राष्ट्रीय गान होता था स्कूल में, राष्ट्रीय गान के समय खड़ा तो होता था लेकिन राष्ट्रीय गान का उच्चारण नहीं करता था। और स्कूल के प्रिंसिपल ने ये कहा कि भाई आप बोलते क्यों नहीं, आप नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब आप इस राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। उसको क्या कर दिया, स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया, स्कूल से निष्कासित कर दिया। उसका जो मामला था, उसकी ईसाई मिशनरी ने उसे लेके गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चा आके राष्ट्रगान के समय, प्रार्थना के समय शांत खड़ा हो जाता है, सावधान की मुद्रा में खड़ा रहता है, तो वह राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर रहा। बोलना जरूरी नहीं है, बोलने में चुप रहना भी शामिल है। तो इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य में यह कहा गया कि बोलने में चुप रहना भी इस वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया गया है। उसका रेस्ट्रिक्शन वापस लिया गया और उसको वापस एडमिशन दिया गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको ये वाला प्रश्न है वो करना है। नेक्स्ट आपको आर्टिकल जो 20 है जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये प्रश्न वैसे तो लाइटली लेते हैं, इसको हल्का प्रश्न माना जाता है, लेकिन कई कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि वो जो आप छोड़ते हैं ना, वही प्रश्न एग्जाम में आपको मिल जाता है। तो हम ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहते कि एक ऐसा प्रश्न जो हम कर भी पाए और उसको हम छोड़ के आगे, इस वजह से कि ये हल्का प्रश्न है, ये नहीं आएगा, तो ऐसी रिस्क नहीं लेनी। आर्टिकल 20 को भी आपने देखना। हो सकता है मन कभी कभी ऐसे कहता है मेरा अंदर से कि आर्टिकल 20 एग्जाम में आएगा। जब भी मैं ये सोचता हूँ ना कि अरे आर्टिकल 19 पड़ा है, आर्टिकल 14 है, 21 है, ये बड़े आर्टिकल है, ये आएंगे, 20 तो क्या आएगा। पर अंदर से एक ऐसी आवाज आती है कि हो सकता है ये आ सकता है, ये 20 को गलत छोड़ रहे हैं, ये 20 भी आ सकता है। ऐसे भी मेरे अंतरात्मा में ऐसी बातें चलती है, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं ये भी आपको बता दूं। ज्यादा अपन समय नहीं लेंगे, बस आपको समझाना है। ये जो समय है ना, ये जो समय ऐसा समय चल रहा है अभी आपका, परसों कल है ना आपका एग्जाम, 1 तारीख कल ही है और आज 31 है। तो आज जो आपके लिए समय, जिस जैसे चुनाव से पहले जिसको कहते हैं ना कत्ल की रात है, यानी सब कुछ आज ही उलट पुलट होना है। जीत भी तय आज ही होनी है और हार भी तय आज ही होनी है। एक ही रात में तख्ता पलट दिया जाता है, वैसे ही ये तख्ता भी आपके लिए एक ही रात में पलटने वाला है, क्योंकि कल आपके एग्जाम है। अब आपके माइंड ये कह रहा है, आपका दिमाग ये कह रहा है कि अब तो हमें बस बता दो, जो बताना है बता दो, आप जितना समझा रहे समझा दो, क्योंकि जो बता डाटा इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो समय है वो बड़ा कीमती है। ध्यान आपका अब एकाग्रचित होके क्या कर रहा है, सुन रहा है। आवाज आ रही है ना, एक बार रिप्लाई करें बस। यस सर। हाँ चलिए, अभी Yes, आर्टिकल 20 की बात करेंगे। 20 में ये कहा गया है अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसके लिए, अपराधों के लिए। अगर कोई दोष सिद्धि कर दी है तो उसके संबंध में क्या किया गया, प्रोटेक्शन दिया गया, संरक्षण दिया गया। तो यानी ये किसको मिलेगा, ये संरक्षण, ये संरक्षण मिलेगा अभियुक्त को। किसको मिलेगा, अभियुक्त को। जो किसी अपराध का अभियुक्त है, जो किसी अपराध का अभियुक्त है, इसी को ही क्या मिलेगा, ये प्रोटेक्शन मिलेगा। बिना किसी अपराध के अभियुक्त को आर्टिकल 20 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये जो आर्टिकल है 20, इसमें कुछ सिद्धांत भी बताए गए हैं और वही सिद्धांत अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। आर्टिकल 20 ये कहता है, 20 का जो फर्स्ट पार्ट है, 3 बातें इसमें बताई गई है, 3 सिद्धांत इसमें बताए गए हैं। मैं तीनों यहाँ लिख देता हूँ। आर्टिकल 20(1) पहला है कार्यतर विधियों से संरक्षण। कार्यतर विधियों से संरक्षण। 20(2) है दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण। और 20(3) है आत्म अभिशंसन। आत्म
अभिशंसन से संरक्षण, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, यानी 3 प्रकार के प्रोटेक्शन आपके किए गए हैं। ये जो 3 प्रकार के जो प्रोटेक्शन किए गए हैं, ये पहला क्या कहता है, बस ये आर्टिकल 3 है, इसको मैं अब खत्म करूंगा और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ बातें बताई गई है। आर्टिकल 20 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर अपराध का अभियोग लगाया गया है तो उसको ये संरक्षण है। जिस व्यक्ति पर अपराध का अभियोग लगाया गया है, आरोप लगाया गया है, उसको ये 3 प्रकार के संरक्षण संविधान प्रदान करता है। संविधान उनको ये संरक्षण देता है। इनका इन आधारों पर अभियुक्त का प्रोटेक्शन किया जाता है। पहला, अब मैं यहाँ जो बता रहा हूँ ना, ये आपका निष्कर्ष आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के जरिए। आप इसको अपने जो भी आपके पास बुक के मटेरियल जो भी है उसमें आप पढ़ना। ये क्या कहता है, ये कहता है आर्टिकल 20(1) कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों से यानी जो कार्य हो गया है उसके बाद की विधियों से उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब एग्जाम्पल देखना, कार्योत्तर का मतलब क्या है? कार्योत्तर का मतलब कार्य प्लस उत्तर, कार्य प्लस उत्तर या उत्तर। कार्य करने के बाद, कार्य करने के बाद, इसका मतलब क्या होता है? कार्य करने के बाद वाली विधियों से संरक्षण, कार्य करने के बाद वाली विधियों से संरक्षण। कार्य करने के बाद वाली विधियों से संरक्षण यानी जिसने कार्य कर दिया और उस कार्य करने के बाद अगर कोई विधि अस्तित्व में आती है तो उस विधि से उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? मान लो ए ने क्या किया, ए ने कोई अपराध किया। कब किया? ए ने अपराध किया 20 अगस्त को, 20 अगस्त को अपराध किया। जिस दिन 20 अगस्त 2022 मान लेते हैं, 20 अगस्त 2022 को ए ने कोई अपराध किया। उस दिन जो अपराध किया उस अपराध के लिए सजा क्या थी? 3 वर्ष की सजा थी। यानी जिस दिन अपराध किया उस दिन उस अपराध की सजा 3 वर्ष तक की सजा थी और 1000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान था, या दोनों से दंडित किया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है, जुर्माना और कारावास से। ये प्रावधान था जब 20 अगस्त को अपराध किया। उस व्यक्ति ने अपराध कर दिया और उसको इस सजा से दंडित किया जाएगा आगे जब भी करेंगे। तो अब उसी के बाद यानी 22 तारीख को क्या हो जाता है? 22 अगस्त को देश की संविधान निर्माण करने वाली संसद ने क्या कर दिया? एक कानून बना दिया और ये कह दिया कि अब कोई ऐसा अपराध करेगा जो इसने ए ने किया था 20 अगस्त को, इस अपराध की सजा बढ़ा करके अब क्या कर दी? 5 वर्ष कर दी। क्या कर दी? 5 वर्ष, और जुर्माना 1000 से बढ़ा के 5000 कर दिया, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये सजा कर दी। अब इसने तो 20 अगस्त को कर दिया, 25 अगस्त से ये कानून लागू हो गया। 25 अगस्त से ये कानून लागू हो गया कि अब सजा उस अपराध के लिए 3 की जगह 5 वर्ष होगी। अब इस व्यक्ति को 1 वर्ष 2 वर्ष बाद क्या किया जाता है? इस मामले को चलते चलते टाइम लगता है और इसको दंडित किया जाता है। दंडित करते हैं तब इसको इस सजा से दंडित कर दिया। कौन सी सजा से? 5 वर्ष की सजा से इसको दंडित कर दिया। अब इसने क्या किया? इसने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कोर्ट को कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 20(1) ऐसे अभियुक्तों को प्रोटेक्ट करता है और यह कहता है कि कार्य करने के बाद में अगर कोई विधि अस्तित्व में आती है तो उस विधि से उसे दंडित नहीं किया जाएगा। यानी इसको दंडित किया जाएगा तो इन 3 वर्ष की सजा से ही दंडित किया जाएगा। बाद में जो कानून आया उससे इसे दंडित नहीं किया जा सकता। बाद में जब 25 के बाद कोई काम करेंगे, 25 के बाद कोई अपराध करेंगे, उनको इस सजा से दंडित किया जाएगा। मैंने तो 20 अगस्त को ही कर दिया था तो मेरे पर यह कानून लागू नहीं होता, इसलिए मुझे 5 वर्ष से नहीं, मुझे 3 वर्ष से दंडित किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। कानून इसको प्रोटेक्ट करता है। ये आर्टिकल ऐसे ही अभियुक्तों को प्रोटेक्ट करता है। यानी कार्य करने के बाद अगर कोई विधि लागू होती है तो इससे उनको क्या किया जाएगा? संरक्षण प्रदान किया जाएगा। समझ में आ गई ना बात? अब देखिए, ये तो बात थी इनके विपरीत।
क्योंकि इनको तो बढ़ी हुई दंड मिल रहा था, इसलिए यहाँ प्रोटेक्ट कर दिया। अगर इनका फायदा हो रहा है, अगर कार्य करने के बाद वाली विधि से इनको फायदा हो रहा है, तो ऐसा फायदा प्राप्त करने के ये हकदार होंगे। फिर ये फायदा तो लेने के हकदार हैं, अगर इनको नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान उठाने के लिए हकदार नहीं है। कल को मान लो 25 अगस्त को जो कानून बनाया, अमेंडमेंट किया और सजा 3 वर्ष से घटा के 1 वर्ष कर दी, सजा 3 वर्ष से घटा के 1 वर्ष कर दी, 1000 रुपए जुर्माने की जगह 500 रुपए जुर्माना कर दिया, तो ये तो इसके फायदे की बात हुई ना अभियुक्त के। फिर उसको अगर 3 वर्ष से दंडित किया जा रहा है तो ये मांग कर सकता है कोर्ट से कि मुझे अब 1 वर्ष से दंडित किया जाए, क्योंकि कानून चेंज हो चुका है और ये कानून मुझे 3 वर्ष से दंडित करके अब ये न्याय मेरे साथ नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हो। अब जब कानून ही बदल दिया तो मुझे 1 वर्ष ही दंडित कर रहे, क्यों 3 वर्ष से कर रहे हो? जहां कानून का फायदा अभियुक्त को मिल रहा है वो फायदा लेने का हकदार है, जहां कानून उसके खिलाफ है वहां वो प्रोटेक्शन का हकदार है। सीधी सीधी बात है ये। अब इसको आप अपने सिस्टम से, अपने तरीके से जो आपको दे रखा उसके अंतर्गत आप पढ़ लेना, सारी बातें इसी तरीके की वहां मिलेगी। अब दूसरी बात देखो, आर्टिकल 20(2). अब मैं क्लास को इसी क्वेश्चन के साथ खत्म करूंगा, क्योंकि 8 बजे मेरी जो LLB सेकेंड ईयर की जो क्लास है वो क्लास लगेगी। प्लीज वो अपना माइक है वो ऑफ कर देंगे। सर इसमें आर्टिकल 21 नहीं करवाओगे क्या आप? हाँ यही तो है, 21 करवाएंगे ना, करवाएंगे आपको। अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो एक क्लास चल रही है ना, इसमें आपके जितने हो रहे हैं ना वो करवा रहा हूँ मैं। अब ये तो है नहीं कि अच्छा। एक ही क्लास में सारे हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आर्टिकल 21 बाद में फिर लगाओगे? आप देखो, जैसे मैंने बता रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ, आप बात को समझना, निष्कर्ष को समझना, भाव को समझना, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने कहा था ना, संविधान समझना है तो प्रस्तावना को पढ़ना पड़ेगा आपको। आपके जो जो आपकी बेसिक है ना वो क्लियर है ना, तो आप किसी भी आर्टिकल को आसानी से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आर्टिकल 21 में। अब देखिए आर्टिकल 20(2). ओके सर, ओके। 20(2) ये कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। अगर एक बार किसी अभियुक्त को, अगर एक बार किसी अभियुक्त को दंडित किया जा चुका है, एक बार किसी अभियुक्त का विचारण व दंडित किया जा चुका है, तो उसे उसी अपराध के लिए दोबारा से दंडित नहीं किया जाएगा और ना ही उसको अभियोजित किया जाएगा। ना तो उसका दोबारा अभियोजन होगा और ना ही उसको दोबारा से दंडित किया जाएगा। अब इस बात को थोड़ा समझना, ये टेक्निकल बातें हैं। कई बार बच्चा हमारे साथ जिद करने लग जाता है कि सर एक बार अगर किसी ने हत्या कर दी, बाद में वो दूसरों की कोई हत्या करेगा तो क्या उसे दंड नहीं मिलेगा? बच्चा कहता है जी नहीं मिलना चाहिए इस हिसाब से, तो क्योंकि ये दोबारा तो दंडित कर ही नहीं सकते, उसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता। एक बार जिस अपराध के लिए, ध्यान देना, एक बार जिस अपराध के लिए अगर एक व्यक्ति को, अभियुक्त को दंडित किया जा चुका है, उसका न्यायालय में ट्रायल हो चुका है, तो उसको दोबारा से दंडित नहीं किया जाएगा, ना ही उसके खिलाफ कोई आरोप का विचारण किया जाएगा। उसी अपराध के लिए दूसरी बार जो अपराध का विचारण या अभियोजन होगा वो उसी अपराध के लिए होना चाहिए, उसी अपराध के लिए। एक बार ए ने कोई अपराध किया, ए को उस अपराध के लिए विचारित किया गया, ट्रायल चला उसका कोर्ट में और बाद में उसको दंडित कर दिया। चाहे तो दंडित कर दे, चाहे उसको निर्दोष घोषित कर दे, दोनों ही चीजों पर लागू होगा भाई। या तो उसकी सजा हो जाए या उसको बरी कर दे, निर्दोष घोषित कर दे। विचारण के बाद चाहे सजा हो चाहे निर्दोष घोषित करे, दोनों में से कोई भी काम करे। ऐसा करने के बाद अगर न्यायालय ने एक अपराध के लिए इसको ऐसे कर दिया है, तो वो जो अपराध जिसका अब डिसीजन हो चुका है, जिसका फाइनल विचारण हो चुका है, जिसमें उसको या तो दोषी घोषित कर दिया या उसको निर्दोष घोषित कर दिया, उसी अपराध के लिए जिसको पहले ट्रायल चला था, जिसको पहले दंडित किया गया था, जिसको पहले निर्दोष घोषित किया गया था, उसी अपराध के लिए दोबारा से उसका ना तो अभियोजन चलेगा और ना ही उसको दंडित किया जाएगा। सेम वही अपराध के लिए अगर वह व्यक्ति दूसरा अपराध करता है, पहले ए की मारपीट की, बाद में बी की करता है, तो फिर उसको दोबारा से सजा मिलेगी। पहले ए की मारपीट की, दोबारा से ए के साथ मारपीट कर देता है, उसको दोबारा से दंडित किया जाएगा, दोबारा उसका ट्रायल चलेगा। लेकिन एक बार मान लो FIR 151 है, FIR नंबर 151 है, तो इस FIR के लिए अगर एक बार उसको दंडित अभियोजित कर दिया गया, तो दोबारा 151 के लिए इसे ना तो अभियोजित किया जाएगा और ना ही दंडित किया जाएगा, चाहे इसे पहले वाले में निर्दोष घोषित क्यों ना कर दिया गया। बात समझ में आ गई ना आपके?
आई कि नहीं आई बात समझ में? अब इतना ही समझने का टाइम है, ये समझ गए ना तो पूरा आर्टिकल समझ गए। अगर इसमें कंफ्यूज रह गया तो फिर कंफ्यूजन ही है, फिर से ही पूरा पढ़ लो तो भी नहीं जाएगा। आर्टिकल 20(3) आत्म अभिशंसन से संरक्षण, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, यानी ये प्रोटेक्शन किया गया अपने आप से कि मुझे मेरे ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपने ही विरुद्ध किसी भी साक्षी को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी मैंने मर्डर किया, मैंने किसी को कोई चोट पहुंचाई, तो मुझे इतना बाध्य नहीं किया जाएगा कि मैं ये कहूं कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, हाँ मैंने उस व्यक्ति का मर्डर किया है, हाँ मैंने उस व्यक्ति को चोटकारित की है। इसका मतलब मुझे मेरे ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20(3) ये कहता है कि आपको अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा ना तो किसी न्यायालय में किया जाएगा और ना ही किसी अर्ध न्यायिक संस्थाओं में ऐसा किया जाएगा। यहाँ तो अभियुक्त को आरोप की बात थी। जब अभियुक्त पर आरोप हो, अगर ऐसी कार्रवाई पुलिस स्टेशन में चल रही है, पुलिस थाना में चल रही है, तो पुलिस थाना के विरुद्ध भी आर्टिकल 20(3) क्या है? उपचार के रूप में उपलब्ध है। यानी पुलिस में भी क्या नहीं किया जा सकता? अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। पुलिस वाले लिखवा के लाते हैं ना कि हाँ पुलिस के समक्ष मैंने अपराध कबूल कर लिया, हाँ उस व्यक्ति ने आज अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, तभी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय कहेगा पुलिस वालों ने तो डरा के कर दिया होगा, धमका के कर दिया होगा, किसी बात का भय दिखा के कर दिया होगा, कोई फायदा दिलाने के लालच में कर दिया होगा। पुलिस तो कर सकती है, लेकिन हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। हम तो क्या करेंगे? न्यायालय में ऑन ओथ शपथ पर लेंगे और न्यायालय में व्यक्ति स्वतंत्र होता है और न्यायालय उसको कहेगा कि तू स्वतंत्र है, तो अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है। तेरा मन करे तो साक्ष्य दे, तेरा मन करे तो मत दे। वहां उस पर कोई दबाव नहीं होता, पुलिस पर दबाव होता है। तब वो क्या करते हैं? अगले दिन लिख के ले जाते हैं कि उस व्यक्ति ने अपना अपराध कबूल किया, इसलिए इसके खिलाफ चालान पेश किया। तो अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा ना तो किसी न्यायालय में और ना ही किसी पुलिस थाना में। यह अधिकार दोनों जगह उसको उपलब्ध है आर्टिकल 20(3) के तहत। कोई दिक्कत है क्या इसमें? आर्टिकल 20(3) में कोई दिक्कत आई है क्या? नो सर। ये उसी व्यक्ति को मिलेगा इसका प्रोटेक्शन जिस पर किसी व्यक्ति पर कोई अपराध का आरोप लगाया गया है। तो वही तो साक्ष्य देगा ना, जिस पर आरोप ही नहीं है वो क्यों अपने विरुद्ध साक्ष्य देगा? तो जिस पर ऐसा अपराध का आरोप है उसको ये प्रोटेक्शन मिलेगा, उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने से संरक्षण मिलेगा। अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर कोई करता है तो उसे प्रोटेक्शन आर्टिकल 20(3) उसका प्रोटेक्ट करता है, उसको संरक्षण देता है। ठीक है, लेकिन इसका एक अपवाद है, इसका एक अपवाद है सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम। वो ये कहता है कि अगर ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई बात बताई गई है और उस बात से कोई तथ्य साक्ष्य सामने प्रकट होता है तो वो साक्ष्य उसके विरुद्ध पढ़ा जा सकता है। हालांकि अब एक व्यक्ति है, वो किसी की हत्या करता है, हत्या करने के बाद जिस धारदार चाकू से उसने हत्या की थी उस चाकू को खेत में ले जाके झाड़ी के पेड़ के नीचे क्या कर देता है? भूमि में दबा देता है। पुलिस कहती है कि बता चाकू कहाँ है, बता चाकू कहाँ है, तूने मर्डर किया चाकू से किया, वो चाकू कहाँ है? ये अब उसे ये नहीं कह रही कि तूने मर्डर किया ये बात स्वीकार कर, उसको ये कहा जा रहा है कि तूने जो हत्या में चाकू यूज किया वो चाकू कहाँ है, तो वो चाकू बता दे। वो चाकू बता देता है, वो कहता है कि मैंने हत्या में जो चाकू प्रयोग किया था वो मेरे खेत में फला पेड़ के नीचे उस जगह मैंने दबा के रखा है और आप वहां जाओ और इसे ढूंढ लो, वो आपको मिल जाएगा। ये स्टेटमेंट उसकी लिख दी गई कि मैंने फला व्यक्ति की हत्या करने में जिस चाकू का प्रयोग किया गया वो फला जगह मैंने छुपा के रखा है, आप जाओ आपको मिल जाएगा। अब ये जो साक्ष्य लिखा है इसका, ये इसके विरुद्ध आगे न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा रहा है कि देखो इसने कहा था ना कि मैंने उस व्यक्ति की हत्या करने में चाकू यूज किया, उसको वहां छुपाया, इसका मतलब इसने हत्या करना स्वीकार किया है। ये इसके विरुद्ध साक्ष्य होगी। ऐसी साक्ष्य को न्यायालय में नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए इसे बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20(3) इसका प्रोटेक्शन करता है। लेकिन ये सेक्शन 27 ये कहती है एविडेंस एक्ट की, ये कहती है कि जो तथ्य उसने बताए हैं
उन तथ्यों से अगर कोई प्रयुक्त हथियार बरामद हो रहा है, हथियार को पेश किया जा रहा, हथियार कोई वस्तु मिल जाती है, तो उस वस्तु के विरुद्ध, उस वस्तु की हद तक उसके विरुद्ध साक्ष्य प्रकट किया जा सकता है। बाकी का साक्ष्य उसके विरुद्ध लागू नहीं किया जाएगा, बाकी का साक्ष्य उसके विरुद्ध साक्ष्य नहीं माना जाएगा। यानी जो तथ्य इसने बताया कि उस पेड़ के नीचे छुपा रखा है भूमि में, तो ये तो इसके विरुद्ध पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो हत्या करने वाली बात थी वो इसके विरुद्ध लागू नहीं की जाएगी। वो तो न्यायालय में उसे साबित ही करनी पड़ेगी सामने वाली पार्टी को कि उसने उसका हत्या किया है। अब चाकू मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मर्डर इसी ने किया है। हो सकता है वो चाकू, जब जिसने मर्डर किया वो चाकू उठा के ले जाके अपने डर के, अपने भय से उसने वो चाकू ले जाके खेत में छुपा दिया। इससे हत्या करना साबित नहीं होता, साबित तो करना पड़ेगा। लेकिन तथ्य ये कि जो चाकू था वो बरामद हो जाता है, तो इतना कहा जा सकता है कि चाकू इससे प्रकट हुआ है, चाकू इससे बरामद हुआ है, ये तथ्य प्रकट किया जा सकता है। उसके विरुद्ध न कि हत्या का अपराध साबित किया जा सकता, वो अलग से करना पड़ेगा, वो संदेह से परे साबित अलग से करना पड़ेगा। तो ये 3 प्रोटेक्शन किसी भी अपराध के अभियुक्त को यहाँ संविधान में प्रदत्त किए गए, दिए गए। ठीक है, इन 3 जो क्वेश्चन है, जो संविधान की विशेषताओं को अपने पढ़ा, संविधान की प्रस्तावना महत्व का अपने पढ़ा, आर्टिकल 14 का अपने पढ़ा, आर्टिकल 19 का पढ़ा और आर्टिकल 20 का अपने पढ़ा। ये जो 3-4 क्वेश्चन अभी अपने किए हैं, डेफिनेटली इनमें से आपको प्रश्न मिलेंगे, इनको बेहतर ढंग से करना। अब आपके पास चूंकि समय कम है, फिर भी मैं आपको और क्वेश्चन बता देता हूं जो इम्पोर्टेंट है, वो आप नोट कर ले। क्लास लगेगी, डेफिनेटली आपको करवाया जाएगा, पर हम भी इंसान हैं, क्या पता क्या हो जाए, क्या काम हो जाए, क्लास ना लग पाए, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाए। पर कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं अर्ली मॉर्निंग आपको एक क्लास दूं, ताकि जो बचे हुए 2-3 क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं करवा दूं। फिर भी मैं आपको 1-2 प्रश्न बताना चाहूंगा। आपका एक प्रश्न है व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। एक प्रश्न आपका राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, उसे महाभियोग की प्रक्रिया से समय से पहले हटाया जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय जो आपात है, राष्ट्रीय आपात 3 प्रकार के हैं, आर्टिकल 352 में, 356 में और 360 में। 352 और 356 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा संविधान में जो संशोधन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ संविधान का मौलिक ढांचा क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि मौलिक ढांचा पिछली बार आ चुका है, पर इस प्रश्न की डिमांड है कि वो इसके साथ ऐड कर सकता है, या तो यहाँ कर सकता है, या जो पहला प्रश्न संविधान की विशेषताएं थी वहां भी वो ऐड कर सकता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो कोई क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, तो वो जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहना, पर ये जो प्रश्न मैंने बताए हैं, इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ लेना। 4 वो और 4 ये, यानी ये पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर भी अगर कुछ होता है XYZ, कल को एग्जामिनर की क्या सोच रहती है वो जानता है। अपन तो केवल अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अभी तक जितने भी मॉडल पेपर मैंने बनाए हैं, 2016 से मैं बना रहा हूँ, 2016 से मैं ये मॉडल पेपर जारी करता आ रहा हूँ, और 90% से अबोव अपना जो मॉडल पेपर है वो सक्सेस रहता है हर एग्जाम में। अब की बार तो 3rd ईयर का जो पेपर था, अभी थोड़े दिन पहले हुआ है, 3rd ईयर में तो ये कहें कि 99%, यानी हूबहू जो पेपर मैंने बताए, क्वेश्चन बताए, बच्चों को एज इट इज क्वेश्चन मिले हैं। ये मैं नहीं कहता, ये वो बच्चे कहते हैं जो जिन्होंने मेरा मॉडल पेपर दिया, जो पढ़े। अब भी मॉडल पेपर किसी को चाहिए तो वो अवेलेबल है, उसकी PDF मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन उसका एक नॉमिनल सा चार्ज है, वो देके कोई भी ले सकता है। फिर भी कोई गरीब ऐसा कमजोर बच्चा है वो मैसेज कर सकता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मॉडल पेपर मिलेगा। आज फर्स्ट पेपर का मैंने मॉडल पेपर फ्री में दे रखा है, सभी जगह सभी ग्रुपों में दिया है, सिमरला क्लासेज के नाम से है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, वो उतने आप पढ़ के चले जाना, ठीक है। अब अगर किसी को कोई फोन करना है तो वो फोन ना करें,
प्लीज फोन ना करें, व्हाट्सएप पे अपना जो मैसेज है वो लिख के भेज दें, उसको यथा समय जैसे भी होगा मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब लेता हूं मैं विदा, क्योंकि 15 मिनट बाद फिर से मेरी एक सेकेंडरी की क्लास शुरू होगी, वो भी लगभग इतने ही समय तक चलने वाली है। ठीक है, तो जिस किसी ने अब ये सेकेंड ईयर वाले बच्चे ज्वाइन करने लग गए हैं, ठीक है, तो जो भी है वो समय आ जाएगा जिस माध्यम से आप थे, जिसने भी क्लास ली है, अगर इस क्लास का शुल्क अगर किसी ने नहीं दिया है, अगर आपको लगता है कि ये क्लास अपने लिए बेनिफिशियरी थी, बेनिफिट की थी, तो वो अपनी ईमानदारी से अब कर सकता है। ठीक है, चलिए, ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।